अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। नया दिन के साथ मैं हूं शाज़ेब अहमद। मैं हूं महक असलम। तो जनाब, एक वो चीज़ जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया है वो कोरोना वायरस तो है ही, उसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो है सर्दी की लहर। इसकी वजह से कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक मतलब पाकिस्तान का हर कोई जो शहर है ना, वो इस कहीं बर्फ पड़ रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं धुंध है, कहीं ठंडी यकबस्ता हवाएं हैं। और अब यही कहना बनता है कि उफ उफ सर्दी और हाय हाय सर्दी। ये शाज़ेब की आवाज़ें निकल रही है सर्दी में ना, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि कराची में भी सर्दी महसूस हो रही है। कराची में सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा लगता है मरी में जो हवाएं चल रही थी ना, वो कराची का रास्ता उन्होंने जो है अपना लिया है और शहर में ठंडी ठार हवाएं इस वक्त चल रही हैं। जबकि कोयटा की अगर हम बात करें तो वहां पर पारा -11 तक गिर गया और मेरे ख्याल से कोयटा में ज्यादा ठंड होने की वजह से कराची में हमने देखा है कि ठंड की लहर। ये बात तो बड़ी मशहूर है ना, कोयटा की लहरें जो वो कराची में आती है, ठंड बढ़ती है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां शदीद धुंध का राज है। मोटरवे पुलिस का कौमी शाहरा पर फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। मुल्की और गैर मुल्की 7 परवाजें मनसूख हो गए हैं, यानी जिन्होंने दिन में सफर करना है वो अब बेचारे शाम में सफर कर पाएंगे। नहीं, अब तो शाम में भी धुंध है, रात में भी धुंध है। मुझे ये लगता है कि अब आपको अपनी फ्लाइट दिन की करवानी चाहिए। खासतौर पे जो ड्राइविंग कर रहे हैं हजरात, उनके लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। जो बार बार मोटरवे तर्जुमान जो हैं वो ये जारी करते हैं हिदायत कि फॉग लाइट्स का इस्तेमाल, फासला रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद आप कितनी एहतियात करेंगे, इससे बेहतर कि ना निकला जाए। हाँ निकले, लेकिन अगर कोई ज़रूरी सफ़र कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एहतियात करे। एहतियात ज़रूरी है हर जगह पर। एहतियात तब भी ज़रूरी है जब आप ATM से या बैंक से बाहर निकलते हैं। कराची में चोरी की अनोखी वारदात हमने। अच्छा, पहले ये होता था कि ATM पे जाते थे चोर या जो डकैत थे और वहाँ जाके इंसानों को लूटते थे। अब उन्होंने मशीनों को लूटना शुरू कर दिया है। हुआ ये है अनोखी वारदात में कि चोर ATM की जो कैश ट्रे है वही निकाल कर ले गए, तो किसी इंसान को लूटने की जरूरत ही नहीं पड़ी और 17 लाख रुपए चले गए ऐसे। और सिक्योरिटी गार्ड जो है जिसने सिक्योरिटी करनी थी वो सोता रहा, जो मुहाफिज था वही सोता रहा। वो सोता रहा, इसलिए वो बड़ी आसानी से बासानी वो ये कैश लेकर फरार हो गए और इसमें कामयाब हुए। अब देखना ये है कि वो गिरफ्तार हो पाते हैं, CCTV फुटेज निकाली जाती है या क्या होता है। एक और अहम मामला है जो हुआ था 18 दिसंबर 2018 में, तकरीबन 2018 की बात है ये। जब अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम का आगाज हुआ था। मी टू मुहिम उस वक्त पीक पर थी और मीशा शफी और इफ़त उमर समेत 8 अफराद कसूरवार करार दे दिए गए हैं। FIA ने प्रोसिक्यूशन को चलान जमा करा दिया है और तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि चलान जमा हो चुका है FIA में। सिंध की बात की जाए तो वहां सूरत हाल मजीद खराब होती जा रही है। इस वक्त 800 से जायद मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। 700 से जायद मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। कि सिंध में ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है मुशीर बराए से है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो दूसरा सवाल हमने उठाया कि सिंध में सूरत हाल बदतर होती जा रही है और जो सिंध है वो तो सियासत की नज़र हुआ है इस वक्त। आप क्या समझते हैं कि इंडिपेंडेंटली क्या इकदामात उठाने की ज़रूरत है इस वक्त सिंध में, और क्या करना चाहिए इन कोरोना वायरस के केसेस को कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल ऐसे है, इस वक्त मुल्क भर में दूसरी लहर कोरोना वायरस की चल रही है। जैसे आपने बताया, जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक हर रोज़ 2,500 से 3,000 लोग जो हैं वो नए डायग्नोज हो रहे हैं इस बीमारी के साथ। और जो पॉजिटिविटी की शरह है वो भी 7-8 की रेंज में चल रही है अक्सर दिनों में। गुज़िश्ता दिन 6.3 या 4 उससे भी ऊपर थी। अब बात यह है कि इसमें कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन केसेस की इस वक्त ऐसे लग रहा है कि कराची से आ रही है। कराची में भी जो पॉजिटिविटी की शरह है वो बाकी मुल्क की निस्बत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ हमें कुछ इजाफी एहतियात की ज़रूरत है और जो SOPs हैं उनकी मॉनिटरिंग और उनको अपनाने का जो एक तरीक़ाकार है उसमें ज़्यादा सख्ती कह लें या ज़्यादा एहतियात कह लें, उसकी ज़रूरत है। हमने देखा अब तक जब भी कोई हम जो चीज़ करते हैं उसका कुछ ना कुछ असर सामने आता है। हमारे एक्शंस जो हैं उनकी वजह से मनफी या मुस्बत असरात सामने आते हैं। जब हमने बेहतर एहतियात बरती तो गर्मियों में जो पहली वेव थी वो नीचे आना शुरू हो गई। जब हमने एहतियात का दामन छोड़ा तो और मौसम बदला तो ये दूसरी लहर भी हमारे सामने आ गई। और अभी भी मुझे लगता है कि हम अगर एहतियात करेंगे तो इसमें कमी आएगी और आ सकती है। और अभी थोड़ा सा हमारी जो एहतियात है उसके असरात भी हमें नजर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची में शायद थोड़ी सी लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब कि अभी सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने वाला है। आपके ख्याल में केसेस अभी मजीद बढ़ेंगे या अगर एहतियात की जाए तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है? मैं समझता हूँ जी कि हालांकि सर्दी एक तरह से हमारी एफर्ट के ख़िलाफ़ चलती है, क्योंकि ज़्यादा जब सर्द मौसम होता है तो
लोग इकट्ठे भी ज़्यादा होते हैं, खिड़कियाँ बंद होती हैं, वेंटिलेशन नहीं होती, हवादारी कम होती है। लेकिन आपके सामने है, मैं समझता हूँ कि अगर हमने एहतियात की तो हम इस सर्दी के बावजूद इस वबा को स्लो करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक। और डॉक्टर साहब, हमारी उम्मीद भी यही है कि जो हुकूमती इक़दामात है अवाम उस पर अमल दरामद करे, ये ज़रूरी है हर शख्स के लिए। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में चीन की तैयार करदा वैक्सीन कैंसिनो बायो इस वक्त उसका ट्रायल का मरहला जारी है, ये ट्रायल कब तक मुकम्मल होंगे? और इसके साथ ही सेकेंड ये कि क्या हम सिर्फ इसी वैक्सीन पर इन्हसार करेंगे? जी, हमारा जो ये ट्रायल है कैंसिनो बायो का जिसका आपने जिक्र किया, इसमें 18,000 लोगों को एनरोल होना था, 12,000 से ऊपर हो चुके हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और मैं समझता हूँ कि ये चंद हफ्तों में ये जो ट्रायल की एनरोलमेंट है ये ख़त्म हो जाएगी। फिर उसका एनालिसिस यानी जो एदाद शुमार हैं उनकी गिनती और उनका हिसाब किताब होगा कि इससे पता चले कि वैक्सीन की अफादियत कितनी। तो इसमें तो अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जहाँ तक हमारी इसकी हसूली है वैक्सीन की, उसको मुमकिन बनाने के लिए हम एक से ज़्यादा ज़राए से राब्ते में हैं और हम समझते हैं कि हमें 2-3 मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स के ज़रिए वैक्सीन जो है वो मिल जाएगी और इंशाल्लाह हम इसको नए साल के शुरू होने के बाद पहली तिमाही में किसी वक्त इसको स्टार्ट कर पाएंगे। अच्छा, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स से रब्ता किया जा रहा है, तो अब पाकिस्तान जैसे जो चीन की वैक्सीन है उसका इंतज़ार कर रहा है या फिर कोई और ममालिक भी ऐसे हैं जहाँ पर तरजीह दी जा रही है कि वहाँ से वैक्सीन मंगवा ली जाएगी? क्या प्लानिंग अब तक की जा रही है? सबसे जी एक से ज़्यादा से बात भी है और उनसे बहुत एडवांस स्टेजेस पे गुफ्तगू है। सिर्फ देखना ये होता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपको कितनी जल्द फराहमी कर सकता है। कुदरती बात है कि हमें तो इसमें इंटरेस्ट होगा कि वैक्सीन जो है वो मुस्तनद हो और उसकी अफादियत सामने हो और वो अवेलेबल हो, सामने आ जाए, मिल जाए हमें। इन दोनों चीज़ों को जब तराजू में रख के तोलते हैं तो फिर आपने फैसला करना। ठीक। और डॉक्टर साहब, ये जो हम सुन रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी गई है कि अगर वो कुव्वत ख़रीद रखते हैं तो वो वैक्सीन ख़रीद सकते हैं, तो इसमें क्या मज़ीद फर्दर डेवलपमेंट्स है? देखिए जी, जो भी कोई नई दवा आती है मुल्क में, वैक्सीन हो कोई और दवाई हो, उसको रजिस्टर करने का, उसको मुल्क में फराहम करने का एक तरीक़ाकार है जो मौजूद है, उसके रूल्स हैं और वो ड्रैप के तरीके के मुताबिक आती है। उसमें दवा रजिस्टर होती है, वो अपना प्रूफ बताते हैं और फिर उसकी एक प्राइस सेट होती है और फिर वो फार्मेसीज़ में या अस्पतालों में मिलना शुरू हो जाती है। तो जो प्राइवेट सेक्टर की प्रोक्योरमेंट है वो यही तरीक़ाकार फॉलो करेगी। लेकिन इसमें यह भी देखना है कि जो प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करने वाले या रजिस्टर करने वाली एंटिटीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दवाइयों के बनाने वाले हैं, क्या उन्होंने अभी कोई किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दी है? तो मेरी तो नज़र में नहीं है। अच्छा, आपकी नज़र में अब तक कोई नहीं है ऐसा जिसने कोशिश की हो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स से, प्राइवेट सेक्टर से रब्ता किया गया हो कि वो वैक्सीन मंगवा सकें? अब तक कुछ ऐसी अपडेट सामने आ रही है? मेरे सामने ऐसी कोई अपडेट नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसी कोई कोशिश हो ना रही हो सकता है हो। असल बात यह है कि उसकी जो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट है उसका एक नॉर्मल तरीकाकार है, वो उसके ज़रिए आएगी। कहने का मकसद ये है कि हम किसी प्राइवेट एंट्रेंट को रोकेंगे नहीं। अगर वो एक फ़ायदेमंद वैक्सीन है तो वो रजिस्टर हो जाएगी और अगर कोई उसको इस्तेमाल करना चाहे तो उसमें कोई बंदिश नहीं होगी। डॉक्टर साहब, यूएई के अंदर हम देख रहे हैं कि कैंसिनो बायो बड़ी मुफीद साबित हो रही है, हमारा भी इन्हसार एक तरह से इसी पर ही है, तो हम ये सोचें कि पाकिस्तान जो है वो जो ट्रायल कर रहा है इसका कोई मस्बत नतीजा हमारे पास आएगा? जो यूएई इस्तेमाल कर रहा है जी वैक्सीन, मेरी इत्तला के मुताबिक वो साइनोफार्म है, वो भी एक चीनी वैक्सीन है, लेकिन वो दूसरी ज़रा फ़र्क है इससे कैंसिनो बायो से। हमारे यहाँ जिसका ट्रायल हो रहा है वो पहली वाली कैंसिनो बायो और दूसरी साइनोफार्म है जो कि यूएई में इस्तेमाल हो रही है। तो इन दोनों के ऊपर हम जिसे कहते हैं इनको एनालाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो जैसे आपने कहा कि मुस्तनद साबित हो और जो फिर अवेलेबल हो जाए। ठीक। और डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि 2 वैक्सीन है जिस पे पाकिस्तान में भी ट्रायल जारी हैं, तो ये वैक्सीन इसका ट्रायल जैसे कि आपने भी कहा कि अगले साल की पहली तिमाही में, असद उमर ने भी यही बात की थी कि फ़ेब या मार्च के स्टार्ट में ये वैक्सीन इंशाल्लाह पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। तो जो ट्रांसमिशन रेट हम देख रहे हैं कि कराची में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कराची की आवाम के लिए पहले ही होगी? इसमें जी ऐसे है कि जो वैक्सीन को फराहम करने का तरीकाकार है वो पहले से एग्री हो गया। उसमें सबसे पहली जो तरजीह है वो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स होगी। उसकी वजह यह है कि आपने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बचा के रखना है ताकि वो इस बीमारी और दीगर बीमारियों का मुकाबला कर सकें, तो पहली तरजीह वो होगी। लेकिन उसके बाद जो है
जो एक सर्टेन उम्र से बाद ऊपर के लोग हैं 65 से ज़्यादा के, फिर 60 से, फिर दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स, लेकिन फिर बाकी जो इंडिविजुअल लोकल सूबे के हिसाब से तरजीहात हैं वो उसमें लोकल एपिडेमियोलॉजी और लोकल जो ट्रांसमिशन है उसको मद्देनजर रखा जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब हम कल भी महक और हमने विजिट की, मार्केट्स विजिट की, और हम देख रहे थे कि जो मार्केट्स की सूरत हाल है, आज हमने लोगों से मुलाकात की तो लोगों की तो ये राय है कि कुछ लोग तो मानने से इनकार कर देते हैं कि जो कोरोना है वो एग्जिस्ट करता है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है उनका, मास्क का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा, ना SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, बिल्कुल नॉन सीरियस ले रहे हैं वो इस कोरोना को, इस वबा को, और ये इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं, कोई हुकूमत इकदाम उठा रही है, और अगर वैक्सीन आ जाती है तो उसके बाद क्या आप लोग हिकमत अमली अपनाएंगे, किस तरीके से, क्या हर फर्द को वैक्सीन लगाई जाएगी, क्या किया जाएगा? उसके लिए ये हो रहा है कि जी एक पूरा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है जिसमें हम जो है हर सिटीज़न जिसको हम एलिजिबल तस्वर करेंगे, चाहे वो शुरू में हेल्थ केयर वर्कर है, 65 से ज़्यादा साल की उम्र है, 60 से ज़्यादा साल की उम्र के लोग हैं, तो वो उसके मुताबिक हम डेटा हमारे पास होगा, हम उनको दावत देंगे, बुलाएंगे, हमारा जो नेशनल इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है उसके नेटवर्क को इस्तेमाल करके उनको इम्यूनाइज़ करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है इसमें आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लोगों को कन्विंस करना है, बताना है कि आपके लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, बल्कि दुनिया भर के लिए अहम है कि सब लोग प्रोटेक्टेड हों ताकि इस बीमारी का फैलाव आइंदा ना हो सके। ठीक, और ये समझाने की और एजुकेट करने की बात। ठीक, और डॉक्टर साहब एक और चीज़ कि जब वैक्सीन अल्लाह करे कि जैसे असद उमर भी बात कर रहे थे कि फेब के लास्ट में या मार्च के स्टार्ट में इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम इसको लगाना शुरू कर देंगे, इस्तेमाल में ये आ जाएगी, तो क्या ये फ्री में दस्तयाब होगी हर तबके के लिए, हर शख्स के लिए? जो वैक्सीन हुकूमत के पैसे से, आवाम के पैसे से, टैक्स के पेयर के पैसे से, यानी जो गवर्नमेंट ने पैसा एलोकेट किया है उसके ज़रिए आएगी, वो इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री होगी और वो तमाम तबकाजात पे लगेगी। लेकिन उसका वो जो उसका एक सीक्वेंस है वो जैसे मैंने आपको बताया वो ऐसे होगा। हेल्थ केयर वर्कर जो फ्रंट लाइन पे हैं, फिर 65 से ज़्यादा उम्र वाले, फिर 60 से ज़्यादा उम्र वाले, फिर अमूमी हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर ब्रॉडर पॉपुलेशन। और ब्रॉडर पॉपुलेशन के अंदर भी हमें ये देखना होगा, जैसे आपने बताया कि हो सकता है कि किसी इलाके में तरजीह ज़्यादा हो जहाँ वैक्सीन का फैलाव, बीमारी का फैलाव ज़्यादा है। ठीक, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। और ये बड़ी अच्छी है कि अगर पाकिस्तान में वैक्सीन जब इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो अल्लाह करे कि जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हर तबके के लिए मुफ्त होगी, ऐसा ही हो। ऐसा देखने में ना आए कि एक निचला तबका रह जाए और जो तबका कुव्वत खरीद रखता है उसको ये वैक्सीन लग जाए। आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा पूरी दुनिया का चक्कर हम लगाते हैं, पूरी दुनिया की हम बात कर लेते हैं कि दुनिया भर को तब्दील करके रख देने वाला वायरस कोरोना वायरस, जिसके खिलाफ पहली वैक्सीन जो है आई, तो उस वैक्सीन की जो खाली बॉटल है और उस वैक्सीन की जो सिरिंज है उसको म्यूजियम में रखा जाएगा, साइंस म्यूजियम में रखा जाएगा। और ये बिल्कुल, और हमने ये भी देखा कि पहली खुराक 90 साल बरतानवी खातून मार्गरेट कैनन थी जिनको ये लगाई गई थी वैक्सीन। वो इस वबा की वैक्सीन लेने वाली दुनिया की पहली खातून भी बन चुकी हैं। जब जिस दिन इन्हें वैक्सीन लगी उस दिन उनकी बर्थडे भी थी। अच्छा, और उनकी वो खैर बहुत एजड थी, तो उन पे ये पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था ह्यूमन ट्रायल्स के बाद। वो पहली खातून थी जिनको ये वैक्सीन लगाई गई थी। अब वो जो वैक्सीन है उसकी जो बॉटल है, वो बॉटल को अब अगले बरस 2021 में अवामी नुमाइश के लिए डिस्प्ले पर रख दिया जाएगा, क्योंकि यकीनन ये वबा पूरी दुनिया को मुतासर कर चुकी है। चोर गाड़ी के दरवाजे, अगली नशिस्तें, टायर्स और बोनट उतार कर ले गया। ऐसी चोरी कभी देखी है? अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे वो जैसे कभी कभार ये होता है ना, कराची में खैर मुख्तलिफ चोरियां होती हैं। हाँ। कभी गाड़ी के साइड मिरर्स ले जाते हैं, यहाँ तक भी हम देखते हैं कि किसी मस्जिद के बाहर से किसी की चप्पल चोरी होती है ना, वो किसी और की चप्पल पहन के चला जाता है। ये स्टोरी कुछ इस किस्म की मुझे लग रही है कि शायद उस चोर की अपनी गाड़ी की चीज़ें जो है वो गायब हुई होंगी, उसको जो चीज़ें चाहिए थी दूसरी गाड़ी से उठा के वो अपनी गाड़ी में फिट कर ली। बोनट शामिल था, दरवाजे थे, मुख्तलिफ चीज़ें थी। तो चोरी देखकर मालिक ने भी सर पकड़ लिया और वेस्ट मिडलैंड्स में चोरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी की चीज़ें निकाली। इस दौरान हैरानकुन तौर पर गाड़ी में लगा अलार्म भी नहीं बजा और जो पालतू कुत्ते थे वो भी धोखा दे गए, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ठीक है, तो जनाब ये पूरी दुनिया की खबरें थी, कुछ चीज़ा जो हमने आप तक पहुंचाई। अब हम दोबारा से बात करते हैं उन लोगों की जो कि आपकी सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं। जैसे कि हमने अपने इंट्रो में बताया कि कुछ गार्ड्स तो सोते रहते हैं, शायद वो सोने की जो है 14,000 या 15,000 या 12,000 तनख्वाह जो है उनके लिए काफ़ी होती है, लेकिन वो वाकई वो गार्ड्स जो कि बेचारे सिक्योरिटी पर होते हैं, अपनी जान खतरे में डाल के हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं, उनके लिए ये तनख्वाह काफ़ी नहीं है। सर्दी हो या गर्मी, दूसरों की जानों की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड्स की अपनी ज़िंदगी तक दस्ती में गुजरती है। फैसलाबाद में
कम उजरत पर 12 घंटे की ड्यूटी करने वाले गार्ड का बड़ा यहाँ मसला है। बिल्कुल अहम मसला है, और ये सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। जो असल बात है वो मिनिमम वेज की है, जो हुकूमत डिसाइड करती है कि ये मिनिमम वेज होगा जो उनको मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गार्ड्स हो या कोई और हो, उनको किसी को 12,000 मिल रहे हैं, कोई 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, किसी को इससे भी कम पैसे मिल रहे हैं, वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ये वो है जो कि 25-25 साल से नौकरियां करते हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, जो मिनिमम वेज है उस पर अमल कराया जाए। जो कंपनीज हैं जो गार्ड्स फराहम करते हैं मुख्तलिफ इदारों में, उनको चाहिए कि उन कंपनीज को फोर्स करें कि आप लोगों की जो मिनिमम वेज है वो आपको गार्ड्स को देनी है, और इस तरीके से इसको अपनाया जाए। तो इसी पर खुरम शहजाद ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, हम वो भी देख लेते हैं। हाथ में बंदूक थामे फैक्ट्री गेट पर हर आने जाने वाले को चेक करता, यह है फैसलाबाद का सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद यूसुफ। 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। वो जो पूछते हैं कोई लोग भी सैलरी की नहीं है, वो शर्म आती है आपको बताने के लिए भी। जिसने जिंदगी के 25 दूसरों की हिफाजत में गुजार दिए, मगर ये अपनी जिंदगी खुशहाल ना बना सका। उधार लेके वक्त अपना सारते हैं, रेंट पर किराया है, वो किराया गुआ जाता है, बिल आ जाते हैं, वो कैसे खर्चा पूरा होता है। वो ये नहीं हो सकता कि बच्चियों पर कुछ चीज़ ले जाऊं, ज़्यादा जड़े ने वो देने पड़ते या लोगों के बच्चियों की फीस कैसे अदा होती है। यूसुफ फैक्ट्री गेट पर 12 घंटे ड्यूटी करता है, मगर ना तो इसे हुकूमती मुकर्रर करदा तनख्वाह मिलती है और ना ही कोई सहूलत। सैलरी बहुत कम है, रिक्वेस्ट ये करते हैं गवर्नमेंट अगे भी कुछ साढ़े हिसाब किताब सैलरी का सोचें, क्योंकि सैलरी नाल असी इस नालों सड़क ते बह जाइए तो बेहतर है। अकेला यूसुफ ही नहीं, बल्कि शहर में 30,000 से जायद सिक्योरिटी गार्ड कम उजरत मिलने के बायस गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ खुरम शहजाद, समा, फैसलाबाद। ये तो आपने फैसलाबाद की रिपोर्ट देखी, जो एक करैक्टर पर बनी हुई थी, जो गार्ड थे उनकी कहानी थी। लेकिन महक ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गार्ड्स के साथ प्रॉब्लम है। आप फैक्ट्रीज में देखें, जो मुलाजमीन वहाँ पर काम करते हैं, मुख्तलिफ ऑफिस में पीएनस हैं, उनके वर्कर्स हैं, इन सब के साथ प्रॉब्लम है कि कोई भी इदारा इस पे अमल नहीं करता कि उनका जो मिनिमम वेज है उसको फॉलो किया जाए। वही ना, जो आप होटल्स में देखें जो वेटर्स काम कर रहे होते हैं, उनकी भी इस तरह से 12,000 14,000, और आज का जो दौर है उसमें 14-12,000 में गुजारा करना कितना मुश्किल हो जाता है। और फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह मुकर्रर की जाती है, वो तनख्वाह ना देना, इसमें मेरे ख्याल से ये भी चीज आती है कि कोई चेक एंड बैलेंस शायद नहीं रखा जाता है, सख्ती नहीं की जाती, उनको पूछने वाला नहीं है। आप एक पॉलिसी दे देते हैं कि अच्छा ये पॉलिसी इस पे अमल दरामद हो जाए, लेकिन जब तक उस पर सख्ती नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस पर अमल नहीं करेंगे। जो है ना, उन पे सख्ती करना जरूरी होता है हर मामले में, कि जनाब अगर मजदूर हैं, अगर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अगर वेटर्स हैं, या जिस तरह के फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, अगर उनकी तनख्वाहों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा तो यही वो तबका है जो कि ज्यादा पिसता है। बिल्कुल, और मिनिमम वेज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान न्याजी साहब। उनसे बात करेंगे। सर, खुशामदीद कहेंगे आपको। सर, हम देख रहे हैं हर सेक्टर में अब जो सैलरीज हैं वो कम दी जाती हैं, कहीं पे मजदूरों की कम से कम तनख्वाह क्या है ये ज़रूर आप वाजे कर दें, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स को तो 15-16 हज़ार, किसी को 14 हज़ार दी जा रही है। तो ये सैलरीज मुख्तस क्या की गई हैं, मिनिमम वेज क्या है? देखिए जी, जो कम से कम जो तनख्वाह है लेबर की जो अनाउंस्ड है वो है 17,500, जो कम से कम है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं, ये अब से नहीं हैं, इस डिपार्टमेंट को बने हुए तो एक तकरीबन आधा सदी हो गई है। तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो कंपनी जो सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनीज़ हैं, वो तो उन्हें तनख्वाहें जो प्राइवेट सेक्टर है या जो डिपार्टमेंट्स देते हैं वो 23 से 24 हज़ार तक होती हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ऐसे इदारे हैं जो उनकी तनख्वाहें 12,000, 14,000, 15,000 तक भी देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो एक एप्लीकेशन आती है उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। इसका पूरा एक तरीक़ेकार है, और हम एक नया लाइमल भी बना रहे हैं ताकि जो मज़दूर है उसको उसकी मज़दूरी मिलनी चाहिए। उसके लिए हम एक ऑटोमेशन, एक सेटअप लेके आ रहे हैं
एक मोबाइल बैंकिंग का सेटअप लेके आ रहे हैं कि जो लेबर है उसको थ्रू मोबाइल बैंकिंग, थ्रू चेक पेमेंट होनी चाहिए, ताकि वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बने कि उनको कितनी पेमेंट मिल रही है। ठीक है अंसर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि जो आप सेटअप लेके आ रहे हैं, अल्लाह करे बहुत जल्दी ऑपरेशनल भी हो जाए, लेकिन अगर कोई मजदूर ऐसा जिसको कम तनख्वाह मिल रही है, वो किस तरह से राबता कर सकता है, वो किस तरह से अपनी शिकायत सामने लेके आ सकता है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि हमारे दरवाजे तो हमेशा ही खुले हैं। यहाँ पर हम बाकायदा कचहरी लगाते हैं। जो हमारा मिनिस्टर ऑफिस है ये तो हर आम व ख़ास के लिए खुला होता है। बहुत सी एप्लीकेशंस मेरे तक आती हैं, मज़दूर मुझ तक पहुँचते हैं, बताते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। जैसा आपको पहले बताया कि उसके ऊपर हम कार्रवाई अमल में लेके आते हैं। जो उसका तरीक़ेकार, बेसिकली उसका तरीक़ेकार तो ये है कि एक तो डायरेक्ट वो मेरे पास आ गए, या वो जो मुतलका वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर, जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफिस होता है, हर ज़िले के ऊपर हमारा डायरेक्टरेट ऑफिस मौजूद है, वहाँ पर एप्लीकेशन जाती है, फिर उसके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई के अंदर अगर तो ये साबित हो जाए कि उसको तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही, तो फिर उनको जुर्माने किए जाते हैं। और इस हवाले से हमारी लेबर कोर्ट्स भी हैं, तो वो अगर उन्हें यहाँ से महकमे से भी अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता तो लेबर कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स के अंदर वो अपने केसेस लेकर जाते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन अंसर साहब, ये मसला सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह का नहीं है, ड्यूटी आवर्स का भी प्रॉब्लम है। यहाँ हम देखते हैं कि मजदूर बेचारे 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे होते हैं। इस पर कोई काम हो रहा है? कोई आप लोगों का कानून बन रहा है? कुछ किया जा रहा है? जी, आप सही फरमा रहे हैं। फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हमें शिकायत मसूल होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाता है और उनको उस हवाले से तनख्वाह नहीं दी जाती। बेसिकली तो जो मज़दूर की जो टाइमिंग है हमारे कानून के मुताबिक वो 8 घंटे है। जब उस पर ओवर टाइम उनसे लिया जाता है तो उनको ओवर टाइम की पेमेंट भी की जाती है। तो अगर वो ओवर टाइम की पेमेंट ना करें या उनसे ज़बरदस्ती अगर वो ओवर टाइम लेते हैं तो उसके ऊपर हमारा कानून है, उसके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई होती है। हमारी इंस्पेक्शंस होती हैं। हमारा पूरा इंस्पेक्टरेट डिपार्टमेंट है जो जाके रैंडमली भी चेकिंग करता है, जिसके अंदर चाइल्ड लेबर, उनके ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स जो उनके हैं, क्या वो उस जगह के ऊपर सही तरीके से काम हो रहा है, वहाँ पर सेफ्टी के पूरे की पूरे इंतज़ामात मुकम्मल हैं, उनसे ओवर टाइम तो नहीं लिया जा रहा, और क्या उनको तनख्वाहें कम तो नहीं दी जा रही। तो उस हवाले से पूरा हमारा इंस्पेक्टरेट है, रैंडमली चेकिंग होती है। और इसके सिर्फ हम जवाब दे यहाँ पर नहीं, असम्बली में भी हमसे सवाल जवाब होते हैं, हम वहाँ पर भी डाटा फराहम करते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो हम आपसे डाटा भी शेयर कर सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में इस साल कम से कम जो हमारी इंस्पेक्शंस हुई हैं वो हज़ारों के अंदर हुई, जो फैक्ट्रीज़ के अंदर हमने की हैं। तो इस हवाले से हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है ताकि मज़दूर को उसकी मज़दूरी बर वक्त मिले। जो कम से कम तनख्वाह है वो उसे मिलनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर तमाम तर जो इंतज़ामात हैं हेल्थ के हवाले से, उनकी सेफ्टी के हवाले से वो मुकम्मल होने चाहिए। ठीक है आंसर साहब, बड़ी अच्छी बात है आप कह रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर काम करना उतना ज़रूरी है जितना हम ये समझ किसी को रोटी या फिर कपड़ा देने की बात कर लेते हैं। बात तो करते हैं लेकिन फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि किसी कानून का मसला नहीं है, ये है इदारों की बेहिसी का मसला कि जो मालिकान हैं वो इतने बेहिस हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि जिनसे वो काम ले रहे हैं वो मशीनें हैं। ओवर टाइम जब लगता है तो फिर वो ओवर टाइम मिलता भी नहीं। मेरे ख्याल में ये एहसास की बात भी है, और सोसाइटी की ग्रोथ भी इसी में ही होती है जब आप एक दूसरे की मदद करते हैं, उनका एहसास करते हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं और वो हमें पूरी करनी है। लेकिन सोसाइटी में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता, खासतौर पर जो कंपनीज के मालिकान होते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जो उनके वर्कर्स हैं वो बेचारे 24 घंटे भी अगर काम कर रहे हैं तो उनको तनख्वाह 10,000 12,000 दी जा रही होती है, और इसका ख्याल बिल्कुल नहीं किया जाता। यहाँ पे ऐड करती हूँ कि बहुत सारी जगहों पर हम ये भी चीज़ देखते हैं कि जो फैक्ट्री मालिकान है वो इतने कम अक्ल होते हैं कि वो कहते हैं कि जी अच्छा हम छोटे बच्चों को जो है वो नौकरी पे रख लेते हैं, लेकिन हम इनको फिर तनख्वाह कम देंगे। इसमें एक चाइल्ड लेबर का भी मसला आ जाता है। ये एक और बहुत बड़ा इशू है चाइल्ड लेबर का, इस पर भी हम बात करेंगे किसी दिन के। चाइल्ड लेबर जो है वो वहाँ पे बच्चे काम कर रहे होते हैं, छोटे बनते हैं, उस पे पॉलिसीज बनती हैं, लेकिन अमल नहीं किया जाता, उस पे कोई पूछगछ नहीं होती। तो जब कानून या पॉलिसीज बन जाती है तो उस पे पूछगछ करना बेहद जरूरी होता है। जैसा कि अंसर साहब भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि हमारे पास चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ऐसी चीज है या वैसी चीज है। मुझे लगता है ये कि अगर इन चीजों पे मुकम्मल तरीके से अमल दरामद हो तो फिर सिक्योरिटी गार्ड्स जो मजदूर हैं या जो ऐसा तबका है जैसे कि
वेटर्स हैं उनके ये मसले ही ना हो। और वैसे भी जैसे कहते हैं ना कि गुर्बत बढ़ती जा रही है, वो इस वजह से भी बढ़ रही है। जब आप उनको सैलरीज पूरी नहीं दे रहे, उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, तो जाहिर है किसी का 10,000 में गुजारा पूरे महीने का कैसे होगा, उसने अपने घर का रेंट भी देना है, बिल्स भी देना है। यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि जैसे कि अभी हमने देखा कि कोविड का जब टाइम था या फिर फैक्ट्रीज बंद थी या हुकूमत ने जो है मुकम्मल लॉकडाउन जब नाफिज किया हुआ था, तो उसमें हमने देखा कि जब फैक्ट्रीज खुल गई तो जो वहां पर काम करने वाला तबका था उन्हें 2-2, 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं दी गई। वो इसलिए नहीं दी गई जी कि काम नहीं रहा तो कैसे पैसा आएगा, पैसा जब आएगा तभी तनख्वाहें दी जाएंगी। ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आप ऐसे तबके को दबा रहे हैं जिसका हक है, और इस बारे में हमारा दीन ने कहता है कि इनका पसीना खुश्क होने से पहले इनकी तनख्वाह दे दी जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी जबरदस्त खबर यह है कि बरे सगीर के मुमताज फनकार दिलीप कुमार और राज कपूर, ये फनकार हो गया, ये 2 फनकार है ना, फनकार हो गया कि मकानात की सरकारी कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं और अब जल्द ऐसा होगा कि हुकूमत इसे खरीदेगी और उसके बाद अवाम के लिए इसे खोला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अवाम के लिए कब खोला जाएगा? आपको पता है कि दिलीप कुमार का असल नाम क्या था? नहीं, आप बताओ। मोहम्मद यूसुफ खान। तो दिलीप कुमार वो थे, और ये जो इनके दोनों की जो पैदाइश थी वो पेशावर में हुई थी, और इसीलिए जब उनके घर हैं उनको रिस्टोर किया जा रहा है और हुकूमत ये खरीद रही है, तो यकीनन जो सयाह हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। वो जा सकेंगे, बड़ी अच्छी चीज़ है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से, बिल्कुल वो जा सकेंगे, उसको विजिट कर सकेंगे और वहाँ पर फिर सेल्फीज भी बना सकेंगे, उसको देख भी सकेंगे। मैं जरूर विजिट करूंगा। इसी पर हम बात कर लेते हैं। वज़ीर बराए सकाफत शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत यूसुफजई साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत दिलीप कुमार और राज कपूर के घर कितने में खरीद रही है, और मेरा जो सबसे ज्यादा कंसर्न इस चीज को लेके कितना अरसा क्यों लगा इस फैसले को करने में? देखिए, ये तो प्रोसेस आपको पिछली गवर्नमेंट से शुरू हुआ था, और चूंकि इसके लिए बायलॉज नहीं बने थे, उसकी वजह से जब उन्होंने ख़रीदने की कोशिश की तो जो मालिकान थे वो कोर्ट के अंदर चले गए। अब जब मौजूदा हुकूमत ने इसका फ़ैसला किया तो उसके लिए बाकायदा बायलॉज बनाए, और उसके तहत जब सेक्शन 4 लगा तो उसके बाद डबल स्पीड के साथ काम किया, और रिक्वेस्ट की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वो उसके लिए मुकर्रर करता है उसकी कीमत। तो जब उसकी कीमत मुकर्रर हुई उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए दोनों, जो राज कपूर और दिलीप कुमार के घर थे, दोनों की कीमत 2.5 करोड़ रुपए मुकर्रर हुई, और उसके लिए समरी वज़ीर आला साहब को भेज दी गई। जैसे ही वहाँ से पैसों की मंजूरी आती है तो इंशाअल्लाह ताला वो पैसे डीसी पेशावर के हवाले कर दिए जाएंगे, जो मालिकान के हवाले करेंगे। अच्छा, शौकत साहब, घर खरीदने के बाद इसमें क्या क्या काम किया जाएगा? मिसाल के तौर पर अगर फानूस भी लगाए जाएंगे, फर्नीचर चेंज किया जाएगा, आप लोगों की क्या प्लानिंग है? क्या क्या चीज़ें तब्दील की जाएंगी, रिस्टोर की जाएंगी? पहले जो इसका प्लान है वो ये कि जो इसकी जो इसको बचाना है, जो इसका दूसरा ये कि ओरिजिनल फॉर्म में इसको रखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसको जब हम म्यूज़ियम बनाने की तरफ जाएंगे, जो आखिर उसके प्लान में है, और उस म्यूज़ियम के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो बॉलीवुड का जो कनेक्शन है पेशावर के साथ, वो हम चाहते हैं कि वो ताल्लुक़ उसको दिखाया जाए, और उसमें हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम दिलीप कुमार की फ़ैमिली के साथ, राज कपूर की फ़ैमिली के साथ रब्ता करेंगे। अगर वो आना चाहें, वो इंटरेस्टेड हैं, तो वो हम उनको इनवाइट करेंगे, उनसे इफ्तिताह भी कराने के लिए हम कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं आना चाहते, अगर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो वो भी हम उनको वेलकम करेंगे। तो पूरी कोशिश होगी कि जो कनेक्शन बना है बॉलीवुड का और पेशावर के साथ, वो उसको हम उजागर करें कि जो इस वक्त बॉलीवुड में जो कंट्रीब्यूशन है वो पेशावर की बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो फिल्में हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उनकी तस्वीर हैं, वो कोशिश की जाएगी कि उसका म्यूज़ियम बनाया जाए ताकि लोग आए और वहाँ देखें उसको। ठीक, तो यूसुफजई साहब, सयाहों के साथ साथ शाहजेब के लिए भी यकीनन ये एक अच्छी खबर होगी अगर आप बता दें कि वो कब यहाँ पर आ सकेंगे, यहाँ पर कब से सेल्फियाँ बनवा सकेंगे? तो ये तो 2 साल का प्लान है, 2 साल इसमें लगेंगे। पहले ये बनाना है, उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना है। आपको पता है कि इसका बहुत सारा हिस्सा जो है ऊपर वाला वो ख़राब हो चुका है। जब ये इसको तो डिमॉलिश करने की कोशिश हो रही थी, जो मालिकान थे वो पता नहीं इससे क्या बनाना चाहते थे, तो ये तो बाद में गवर्नमेंट ने उस पर बैन कर दिया और सेक्शन 4 लगा दिया। तो अब ये कि उसको असली फॉर्म में उसको बहाल कर दिया जाए, फिर इंशाल्लाह ताला सेल्फियों के लिए और भी हमारे पास बड़ी जगह हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में जब आए तो सेल्फियों के लिए बहुत सारी जगह इंशाल्लाह ताला वो अवेलेबल होंगी।
अच्छा, महकमा आसार कदीमा के हवाले से भी बात कर लेते हैं यूसुफ साहब। आजकल इसके अलावा आप लोग किन किन मकामात पर काम कर रहे हैं? हमारे साथ तो 6000 से ज़्यादा साइट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन जो हमारे स्किल रिसोर्सेज हैं, जो हमारा बजट है उसके तहत तकरीबन 25 के करीब साइट्स हैं, उन पे काम हो रहा है। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो रिलीजियस टूरिज़म की बात करते हैं वो इसमें शामिल है। तो कोशिश तो हो रही है कि हमारे पास जितने भी साइट्स हैं उनको हम डेवलप करें, उनको हम बहाल करें, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो टूरिज़म को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो बैरूनी जो फॉरेन टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो नियर फ्यूचर में इस पर बहुत काम हो रहा है, और इस वक्त आप देखें कि मर्दान, सवाबी, हारीपुर, सवात और भी कई मकामात ऐसे हैं पेशावर जिसके अंदर काम हो रहा है, और ये जो हमारे पास साइट्स अवेलेबल हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है शौकत यूसुफ ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बताया। और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है ये महक कि इसको रीस्टोर किया जा रहा है ताकि लोग वहाँ पर आएँ, जो टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं उनका मजीद डेवलप हो और वो जाकर देखें। और हमारी तो ख्वाहिश है कि उनकी फैमिलीज़ भी, दिलीप कुमार की फैमिली भी यहाँ पर आए और इसको विजिट करे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और अहम मामला है छुट्टियों का, बच्चों का, क्योंकि बच्चे अगर विजिट करना चाहते हैं तो वो छुट्टियों में विजिट कर सकते हैं। तो बच्चों की छुट्टियों की बात हो रही है। अगर स्कूल की छुट्टियां आगे बढ़ाने की बात हुई तो फैसला कबूल नहीं होगा। 11 जनवरी को हर सूरत में स्कूल खोलेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की जॉइंट एक्शन कमेटी ने फैसला ये कर लिया है। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में शुरा ने राय दी कि स्कूलों की बंदिश से तालीमी नुकसान का कोई अजाला नहीं हो सकेगा। महक, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए वो कह रहे हैं कि जब हर चीज़ खुली है, बाजार खुले हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, दीगर सिनेमा घर खुले हैं या बाकी तफरीगाहें खुली हैं, तो फिर स्कूल्स क्यों बंद किए गए हैं? इसीलिए बच्चों की सेहत तो इंपॉर्टेंट है ना, उसका भी तो ख्याल रखना है। जो हुकूमत ने फैसले किए हैं, अगर वो बंद किया, मेरे ख्याल में कुछ सोच समझ उन्होंने बंद किया है कि बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखा जाए, असातिज़ा भी वहां पर आएंगे तो ये जो उसके ट्रांसफर होने का रेट है वो कम रहे। और जो बच्चे मॉल्स में घूम रहे होते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं, एक गलती हो रही है, दूसरी गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो है ये जरूरी है कि भाई अगर बच्चों के स्कूल बंद है तो ये जगह भी बंद है, ठीक है। इसलिए अब 11 जनवरी से स्कूल्स खोले जाएंगे, ये कह दिया गया है, बरमला ऐलान कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस का मौकिफ है, लेकिन जो मैं बात करी थी उनका भी वही मौकिफ है कि सब कुछ खुला है, तालीमी इदारे फिर क्यों बंद है भाई। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद अफजल बाबर साहब ने। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ऐसा ऐलान कि अगर हुकूमत कहेगी कि स्कूल बंद किया जाए तो हम उस फैसले को नहीं मानेंगे, इस ऐलान की क्या वजह है? जी डॉक्टर साहब तक शायद हमारी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ नेटवर्क का इशू है। तो भाई ये जो ऐलान है, ये जो किया गया है वो यही है कि अब बच्चों ने 11 जनवरी को हर हाल में स्कूल जाना है। वो ये ना सोचे, ऐसे बच्चे भी बड़े तेज़ से सोच लेते हैं कि पहली एक रात में दुआएं मांगना शुरू करते हैं, अल्लाह करे कल स्कूल बंद हो जाए, और फिर हुकूमत भी है वो ऐसा फैसला ले लेती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस फैसले को या इस फैसले का ऐलान करने का क्या मकसद है, इसके पीछे क्या मकसद है, जैसे ही हमारा राबता बहाल होगा हम ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। स्कूलों की छुट्टियां अब बढ़ाई तो एहतजाज होगा, यानी हम ये कहें कि जो स्कूल मालिकान है या जो प्रेसिडेंट है या रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं वो हमें सड़कों पे नजर आए। और महक, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि उन्होंने ऐलान किया था इन छुट्टियों का और ये कहा था कि 10 जनवरी तक जो सर्दियों की छुट्टियां हैं वो भी शामिल कर ली थी। लेकिन इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन सिस्टम है स्कूल्स का, ऑनलाइन पढ़ाई का, इसका मतलब है कि वो नाकाम हो गया है। अगर ये स्कूल खोलने पे फोर्स किया जा रहा है और वो कह रहे हैं हुकूमत से बार बार कि हमें स्कूल खोलने ही खोलने हैं। एक चीज जो मैं और शुएब पिछले प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहे वो ये चीज थी कि जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है उसमें बच्चों को उस तरीके से तालीम नहीं दी पाती या उस तरीके से बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते। आई थिंक हमारा राबता उनसे जुड़ चुका है, हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद अफजल बाबर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो ऐलान किया गया है कि 11 जनवरी को हर हाल में स्कूल्स खुलेंगे, अगर तो स्कूल बंद करने का कहा जाता है तो फिर एहतजाज होगा, इसकी क्या वजह है? देखें, मेरा ख्याल है कि स्कूल या बाकी तालीमी इदारे वाहिद वो शोबा है कि जो पिछले 7 माह जब कोरोना की पहली लेयर थी तो सबसे ज़्यादा बंद रहे और सबसे ज़्यादा सफ़र भी हुए। तो एक तो ये मेरा ख्याल है कि जो ये मौक़िफ़ है कि जी स्कूल शायद हुकूमती फैसलों को मानते नहीं है, इसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। दूसरी बात
कि अब जबकि आपने कोई और शोबा बंद नहीं किया और सेक्शन भी क्लोज होने के करीब है और सिर्फ तालीमी इदारों को बंद करके हमने पिछले 15-20 दिन नहीं बल्कि महीना होने को है, आपने देखा कि क्या कोरोना के केसेस जो हैं वो कम हुए। तो जब आपके कोरोना के केसेस कम नहीं हुए तो सिर्फ अपनी दरसगाहों को बंद करके हम पूरी दुनिया को और अपनी नई नस्ल को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, मुझे ये बता दें, क्या वजारत तालीम से कोई आप लोगों का रब्ता हुआ है? उन्होंने ऐसा कहा है कि 10 जनवरी के बाद भी स्कूल बंद रखे जाएंगे? 10 जनवरी तक का ऐलान तो उन्होंने किया हुआ था, अब आप लोग ऐलान कर रहे हैं एहतजाज का भी, तो क्या कोई ऐसी बात सामने आई है वजारत तालीम की जानिब से? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान 70 सालों में पहली दफ़ा इतना तज़ब्ज़ुब का शिकार है अपनी एजुकेशन के हवाले से। हम सूबाई सतह पे भी और मरकज़ी सतह पे भी तमाम जो तालीम के ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ राब्ते में है। लेकिन हैरान कुन बात यह है शाहज़ेब कि हर कोई ये कहता है कि फ़ैसले हम नहीं करते, फ़ैसले NCOC के अंदर जो हैं वो होते हैं। और NCOC जो है वो किन स्टेक होल्डर की मशावरत के साथ जो है वो हमारा जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाती है, वो हमारी समझ से बालातर है कि वफाकी वज़ीर तालीम भी और सूबाई वज़राए तालीम भी जब हमारे साथ मिलते हैं तो वो कहते हैं कि बिल्कुल तड़ा हरज हो रहा है, बच्चों का बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसे ही NCOC के अंदर जाते हैं, और माजी में भी हमने देखा कि 15 दिन, महीना, फिर 2 महीने और 7 माह, इवन के विंटर जोन में तो आप देखें पूरा सेशन ही बच्चों का बर्बाद हो गया। समर जोन में तो फिर हमें 1 महीना मिल गया। लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि हमारे जो बोर्ड के इम्तहानात है, जो लास्ट ईयर तो शायद प्रमोशन पॉलिसी के साथ हमने मैनेज कर लिए, लेकिन इस दफा हम कैसे मैनेज करेंगे कि जो बच्चे ऑलरेडी प्रमोटेड हैं 9th से 10th में या फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, अब भी अगर हमने उनके इम्तहानात नहीं लेने या उनका स्केड्यूल प्रॉपर नहीं देना, और अभी तक इबाम है तमाम 29 के 29 जो इम्तहानी बोर्ड हैं और हमारे जो तालीम के जिम्मेदारान हैं, किसी ने अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि हमने किस महीने कब कैसे कितने निसाब में से वो जो स्मार्ट निसाब था वो भी अब मेरा ख्याल है कि कहीं दफन हो गया और बच्चे जो हैं वो इबाम का शिकार हैं। अच्छा, क्या हमारा इस दफा भी इम्तिहान होना है कि नहीं होना? सर थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो बच्चे घर पर तालीम हासिल कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, तो उनके पास तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वो तो बरतानिया से भी कोर्स ले सकते हैं, वो तो अमेरिका से भी कोर्स ले सकते हैं, और कई ऐसे कोर्सेज हैं जो वो जिस पे अमल करके वो अपने कोर्सेज कंप्लीट करके घर पे बैठे बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि ऑनलाइन तालीम को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर यही ज़रूरी है कि स्कूल्स को खोला जाए और स्कूल्स में तालीम हासिल की जाए? अगर तो हम स्कूल बंद करने से पहले ये सवाल करते जो आप कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उसका जवाब कुछ और होता। लेकिन हमने ये एक्सपीरियंस पिछले 8-9 माह में कर लिया। यूनिवर्सिटी से लेकर निचली सतह तक जो है वो हमारा 90% जो दरसगाहों का निज़ाम है वो सपोर्ट नहीं करता इस ऑनलाइन एजुकेशन को, और ना ही हमारे पास उतने वसाइल हैं। वो गरीब घराना जो 500 रुपया या 1000 रुपया फीस अपने बच्चे की नहीं दे सकते, वो महाना 3 से 4 हज़ार रुपये का सिर्फ नेट का पैकेज जो है, जहां वो आपका 3GB नहीं है, तो वो कैसे इसको अफोर्ड कर सकता है? मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह के जो ड्राइंग रूम में बैठ के करने वाले फैसले हैं उनको आवाम तक नहीं ले जाना चाहिए, जिसकी आउटपुट नहीं है, जिसकी प्रॉपर हमारे पास जो है ये रिजल्ट आ चुके हैं। आपकी कोई यूनिवर्सिटी भी जो है वो 30% से ज्यादा बच्चों को ऑनलाइन सहूलतें नहीं फराहम कर सकी। तो जो बुनियादी तालीम है, जो इब्तदाई तालीम है, उसमें आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं? अफजल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो वालिदैन 500 या 1000 रुपए फीस अदा नहीं कर सकते उनके लिए इस तरह नेट का पैकेज अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। ये सवाल आपने उस वक्त क्यों नहीं उठाया जब हमने देखा कि शफकत महमूद साहब ने ये बात की कि तालीमी इदारे बंद करने पर स्कूल एसोसिएशन का कोई एहतजाज सामने नहीं आया, जबकि इस उम्मीद की जाती कि शायद एहतजाज हो। ये सवाल उस वक्त आप लोग को उठाना चाहिए था जब दूसरी लहर के स्टार्ट में कहा गया कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं कि जो जितने भी हमारे जिम्मेदारान हैं, हमारी इनपुट उनको ऑनलाइन से लेकर बच्चों की जो दरसो तदरीस का सिलसिला है उस पर बड़ी डिटेल के साथ हम उनके साथ राब्ते में होते हैं। बदबख्ती ये है कि जब वो हमारे साथ बैठते हैं तो वो हमारी बातों के साथ इत्तेफाक करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग्स में या NCOC के अंदर बैठते हैं तो उनको शायद ये बातें करने नहीं दी जाती या उनकी इन बातों को जो है वो सामने रखा नहीं जाता। अब तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा ये मजाक किया गया कौम के साथ
कि रिजल्ट हमारे सामने है कि कल 105 लोग जो हैं वो लुकमा अजल बने, वबा का आज 70 बने और अब 50 पिछले एक माह से ये रेशो चल रही है। तो क्या स्कूल बंद करने से हमने कोरोना कंट्रोल कर लिया? खुदा का खौफ करना चाहिए। ये इतना बड़ा मजाक जो हम कौम के साथ कर रहे हैं, इससे हम बाहर निकल के कम से कम लेकिन सर एहतजाज तो हो रहे हैं, लेकिन स्कूल्स एसोसिएशन से हम ये भी एतराज करते हैं कि वो स्कूल्स जब बंद होते हैं उस पर तो बात करते हैं, ऐलान भी करते हैं एहतजाज का, लेकिन वो एसओपीज पर अमल कराने की कोई बात नहीं करते। ये भी बताइएगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूं एक बात, बड़ा अहम जी मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ कि शफकत महमूद साहब ने ये भी कहा था जब वो ये स्कूल्स के बंद करने का जिक्र हो रहा था कि हम जनवरी के पहले हफ्ते में दोबारा जायजा लिया जाएगा। इसका मतलब आप लोगों को मालूम था कि दोबारा जायजा होगा और हो सकता है कि एक्सटेंड कर दी जाए आगे डेट्स? नहीं, वो देखें जो एसओपीज की आपने बात की ना, ये बड़ा अहम सवाल है और मेरा ख्याल है कि वाहिद तालीमी इदारे हैं जहाँ पे वफाकी वज़ीर तालीम से लेकर एक आम शोबे तालीम के ज़िम्मेदारान ने भी जो है वो विज़िट किया जब सितंबर के एंड पे और अक्टूबर के शुरू में तालीमी इदारे जो हैं वो खोलेंगे। तो हर किसी ने जो है वो गारंटी दी कि जितना एसओपीज का ख्याल तालीमी इदारों में रखा जा रहा है किसी और जगह पे नहीं, इवन के घर में भी उस तरह नहीं। बच्चे जो हैं वो गेट पे, स्कूल के गेट पे अपने पेरेंट्स को वापस भेज देते हैं कि पापा आप अंदर नहीं जा सकते चूंकि आपने मास्क नहीं पहना हुआ। तो आप मुझे बताएं कि जिन इदारों के अंदर एसओपीज का इतना ख्याल रखा गया है और जिसकी गारंटी सबने दी है, उनको बंद कर देना और फिर कोरोना कंट्रोल ना होना, ये कितना बड़ा तजाद है। सही। तो अफजल साहब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मेरा ये सवाल है कि क्या स्कूल्स एसोसिएशन को इस चीज़ की फिक्र लाहक है कि बच्चों की तालीम जो है उसका नुकसान हो रहा है, या फिर इस चीज़ की फिक्र लाहक है उन्हें कि प्रॉफिट मार्जिन उनका जो है उसको भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा? ये प्लीज़ ज़रा बताएं, क्योंकि हमेशा एक मेंटेलिटी यही है कि अच्छा तो शायद फीसें नहीं दी जा रही तो इसलिए स्कूल वालों को इतनी जो है वो बातें करने कुछ प्राइवेट स्कूल्स में छुट्टियों के बावजूद भी फीसें ली जा रही हैं, फीसें ली गई हैं। जी मैं ये एक दुनिया में वाहिद हमारा खित्ता है कि जहां रियासत ने 25A जो 2010 में आइन का हिस्सा बना और उससे पहले भी 37B आइन का आर्टिकल था कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तालीम और सेहत जो है वो आवाम को मुफ्त और लाजमी फराम करे। लेकिन पाकिस्तान में 21वीं सदी में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं और जितना लोड प्राइवेट सेक्टर ने शेयर किया है जिस पे रियासत की एक पैनी खर्च नहीं होती, अगर ये मैं आदादो शुमार आपके सामने रखूं तो इस टाइम पे कोई 3 लाख प्राइवेट तालीमी इदारे 33 लाख असातिज़ा के साथ 3.5 करोड़ बच्चों को तालीम दे रहे हैं जिस पे रियासत की एक पैनी खर्च नहीं हो रही। तो आप जब हम ये इल्जाम लगाते हैं इस शोबे के ऊपर कि ये शोबा जो है वो शायद लूट मार की दुकानें हैं या शायद इनकी अपनी फीसें नहीं निकल रही, मुझे ये बताएं कि एक तरफ हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से पैकेजेस नहीं दे रहे, हम उनके लिए जो है बिजली के पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन जिससे कौम ने बनना है, जिससे कल को पाकिस्तान की तामीर में जो है वो अफरादी कुव्वत ने अपना एक किरदार अदा करना है, उसके लिए ना हमारे पास कोई पैकेज है, ना हमारे पास कोई प्रॉपर उस स्टेक होल्डर के साथ बैठ के उनको सल्यूट करना तो बड़ी दूर की बात, लेकिन उनकी ये जो सर्विसेज हैं जिसकी वजह से आज अक़वामे आलम जो है आपके आउट ऑफ स्कूल बच्चों के हवाले से जो इतनी ज्यादा परेशान नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि हम 2.5 सालों में एक भी सरकारी इदारा नहीं बना सके, तो वो जो हमारी रोजाना की बुनियाद पे आबादी बढ़ रही है और बच्चे स्कूल गोइंग एज में जा रहे हैं, वो कौन जो है वो उनका लोड शेयर कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसको बर्दाश्त कर रहा है और वालिदैन अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस दफा ये जो एसोसिएशन ने ऐलान किया है ये सिर्फ ऐलान नहीं है, इस पे हमारा वालिदैन का एक बहुत बड़ा सर्वे मौजूद है और वो हमारी पुष्ट पे खड़े हैं कि हमारे बच्चे घर में बैठ के पिछले 6-7 माह में जो है वो जाया हो गए और अब वो वालिदैन चाहते हैं कि नहीं, इनका जो तालीम का सिलसिला है वो जब हम अपनी पॉकेट से कर रहे हैं तो फिर रियासत जो अच्छा अफजल साहब आप कह रहे हैं कि वालिदैन भी इस चीज पे मुत्तफिक है, लेकिन एक और चीज तो बड़ी तशवीशनाक है ना। देखिए जब अदालत की जानिब से स्कूल की फीसें कम करने का या ना लेने का कहा जाता है तो उस पर स्टे ऑर्डर की बात होती है। कराची, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पाकिस्तान में जहां पर स्कूल्स मौजूद है, बच्चे तालीम हासिल करें, वालिदैन की बात आपने की, तो वालिदैन का एक शिकवा ये भी है, तो ये फिर कोई और मंजर कशी करता है ये मामला? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अदालत के फैसले को हमेशा प्राइवेट स्कूलों ने माना। देखें हम स्टैटिस्टिक्स को जो है वो साइड पर रख के जब बात करते हैं ना तो वो टोटल 2 या 4% स्कूल हैं जिनकी फीस कमी का नोटिफिकेशन हुआ, अदालती फैसला हुआ, बाकी 5,000 से कम फीस लेने वाले स्कूल जो हैं वो 90% हैं।
उनके ऊपर ना किसी अदालत ने जो है वो कदगन लगाई और ना ही किसी तालीमी इदारों के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने कदगन लगाई। तो उन्होंने भी बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस किए इस कोरोना पीरियड के अंदर भी, और कोरोना पीरियड से हट के भी हम चूंकि एक कंपटीशन की मार्केट में बैठे हुए हैं, वालदैन को ठीक है अफजल बाबर साहब, आपका जो आपके कमेंट्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। हम देखते हैं कि पहले एहतराम किया जाता है हुकूमती फैसले का, लेकिन बाद में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया जाता है। हम छोटी सी ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। महक, कुछ बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि दांत बजना शुरू हो गए हैं और हाँ, कराची में भी सर्दी की लहर बढ़ती जा रही है और कराची में जोरदार एंट्री हुई है सर्दी की। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और कुल्फी जमा देने वाली सर्दी इसको कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो बंदा स्टूडियो में बैठ के जिसको ठंड लग रही है तो सोचे बाहर वालों का क्या। ठंड नहीं लग रही, लेकिन जो बाहर जा रहा है तो यकीनन ठंड लगती है। आपको देख के ठंड लग रही है। लेकिन इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जवाद मेमन साहब। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हम आपसे पूछते रहते हैं, आज भी यही पूछेंगे कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। कोयटा में हम देख रहे हैं कि अब सर्दी बढ़ती जा रही है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि कोयटा की जो सर्द हवाएं हैं वो कराची में दाखिल हो रही हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले जब हमारी सर्दी से बात हुई थी तो कुछ इसी तरीके का इम्कान था कि साइबेरिया की तेज हवाएं जो हैं वो चलेंगी कराची में। और आज कल रात से इनफैक्ट ये 16 तारीख से जो है ये सिलसिला शुरू हो गया है। ऑफिशियली जो है कराची में आज 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन कराची के बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर पारा जो है वो 8 डिग्री तक चला गया था और फीस लाइक टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री तक रिकॉर्ड भी हुआ है। अच्छा जवाद, मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला मजीद कितना आगे जा सकता है? बिकॉज हमने बात की थी कि दिसंबर का लास्ट या जनवरी का स्टार्ट ज़्यादा सर्द होगा कराची वालों के लिए, लेकिन अभी तो मिड है दिसंबर का, तो ये हम सोचे कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से पहले ही कराची वालों को मजीद सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। ये भी बता दें, हीटर्स की जरूरत पड़ेगी कराची में या गुजारा हो जाएगा ऐसे ही? नहीं, मेरे ख्याल से गुजारा तो हो जाएगा, क्योंकि कराची वालों के पास जो है वो सर्दी इतनी ज्यादा आती नहीं है, आपको पता है। रही बात है ये कि सिलसिला कितना चलेगा, तो अभी जो करंट कोल्ड वेव है ये मजीद 4 से 5 दिन कंटिन्यू करेगी और अगले 2 से 3 दिन में इसमें थोड़ा बहुत मजीद इजाफा भी हो सकता है। अच्छा, 2 से 3 दिन हम ये कहें कि मजीद कराची वालों को जबरदस्त महसूस करने को मिलेगी। जी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। मजीद जो है वो टेम्परेचर डाउन होंगे, हवा की जो स्पीड है, साइबेरियन हवाएं जो है वो मजीद तेज होंगे। इस वक्त ये तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के आसपास हैं, लेकिन ये तकरीबन 30-35 और कुछ एरियाज में 40 किलोमीटर तक भी। अच्छा जवाब, आप कह रहे हैं मजीद 2 से 3 दिन, यानी ये हफ्ता तो हम कह लें कि चले सर्दी की लहर में गुजरा है। जो अगला हफ्ता स्टार्ट होगा उसके अंदर मौसम में कदरे बेहतरी या कदरे तब्दीली हम देखेंगे फिर? जी हाँ, मैं ये जो कोल्ड वेव है जो सीवियर जो इस वक्त चल रही है, इसकी शिद्दत जो है वो तकरीबन 20-22 तारीख मैक्सिमम 23 तारीख से जो है टेम्परेचर में कुछ जो है वो दोबारा जो ऊपर होना शुरू होंगे। और रात का टेम्परेचर जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 13 से 14 डिग्री पर आ जाएगा दोबारा, जबकि दिन का जो टेम्परेचर है वो 27 से 28 डिग्री। लेकिन दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है एक और सीवियर कोल्ड वेव जो है इन सब इलाकों को इफेक्ट करेगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है जवाद मेमन के कोई बारिश भी हो जाए बीच में जिसमें सर्दी की शिद्दत जो है वो मजीद बढ़ जाए? कराची के हवाले से अगर आप कह रहे हैं तो फिलहाल तो बारिश का ऐसा कोई इम्कान नहीं है अगले 10-15 दिन तक। अच्छा, और जवाद, कराची वाले बड़ा लाहौर या इस्लामाबाद को देख के कह रहे हैं उफ अल्लाह कितनी धुंध है, कराची में ऐसा कुछ होने वाला है? धुंध हमें नजर आएगी? फिलहाल धुंध तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये है कि जब ये कोल्ड वेव खत्म होगी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है उसके बाद, तो फिर अगेन कराची में जो है वो लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग आवर्स जो है वो धुंध हो सकती है। पंजाब के इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध है और ये धुंध जो है ये सिंध के अपर एरियाज में और सेंट्रल सिंध तक भी जो है वो फैल जाएगी अगले 2 से 3 दिन तक। तो जो भी लोग इन रोड्स पर ट्रैवल कर रहे हैं हाईवे पे, एहतियात करनी चाहिए। अच्छा जवाद, एक और चीज, आपने जरा पंजाब का जिक्र किया, तो पंजाब में ये धुंध का राज, ये सर्दी की लहर का भी यही है सिस्टम के इस हफ्ते देखी जाएगी, नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में या फिर आखिर में सर्दी की शिद्दत वहां कम महसूस होगी? और ये कब तक जारी रह सकती है धुंध का जो राज चल रहा है पंजाब में? ये जनवरी तक जाएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक तक जाएगा? देखें, अभी जो सिचुएशन चल रही है धुंध की, ये मजीद 4 से 5 दिन 6 दिन और कंटिन्यू करेगी। फिर इसकी शिद्दत में कुछ हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि जैसे ये कोल्ड वेव खत्म होगी तो ओवरऑल पाकिस्तान में टेम्परेचर जो है वो ऊपर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ हद तक सर्दी तो रहेगी।
तो अगेन फिर ये जो है दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में जो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, फिर अगेन इन इलाकों में बर्फबारी, बारिशें और फिर जो है वो कोल्ड वेव और धुंध दोबारा जो है इनकी शिद्दत में इजाफा होगा। यानी जो दिसंबर का लास्ट वीक है और जनवरी का स्टार्ट है वो पूरे पाकिस्तान में सर्दी की एक और मजीद ठंड लहर लेकर आएगा, ठंडी लहर लेकर आएगा। जवाद बेहद शुक्रिया। मौसम के बारे में हम बोल रहे थे, कराची वालों को बड़ा इंतजार रहते कि जी सर्दी आएगी, हम जैकेट्स निकालेंगे, पूरे साल जैकेट इकट्ठे करते रहते, सर्दियों में निकालने का मौका मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर यह है कि पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से कम नहीं है। हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन के अंदर इतनी हिम्मत, इतना हौसला है कि वो हर चीज़ को जो है उसमें कामयाब भी हमें नज़र आती हैं और उसमें सबसे आगे भी हमें नज़र आती है। ये बात अब पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की साइमा शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गई हैं। साइमा शरीफ का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से और साथ ही वो अपने सूबे की पहली खातून पुलिस ऑफिसर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में हिस्सा लेने के लिए सूडान गई। बिल्कुल, सूडान पहुंच गई हैं और ये मनाज़र भी हम दिखा रहे हैं। ये सूडान की उनकी पिक्चर्स हैं जहां पर वो पहुंची हैं, पहली पुलिस ऑफिसर हैं। और अच्छी बात महक ये है कि वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साइमा साहिबा, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वहाँ आपकी जिम्मेदारी क्या है, असल आपका काम वहाँ पर क्या होगा इस अमन मिशन में, और कितने अरसे के लिए आप सूडान गई हैं, कितना अरसा वहाँ पर गुजारेंगी? बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों को। और यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी जो है तो एज ए जनरल पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे यहाँ पे जो है तो सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे पर फाइज किया गया है और मैं यहाँ पे अपनी खिदमत पर अंजाम दे रही हूँ और मैं 1 साल के लिए यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, 1 साल का अरसा वहाँ पर गुजारेंगी। अच्छा साइमा, जरा अगर हम ये बात कर लें कि ये पुलिस फोर्स आपने कब ज्वाइन की, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? और यकीनन हर सफ़र के शुरू में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश आई और आपने किस तरह से सामना किया? देखिए, मैंने 2007 में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, लेकिन वो वाली बात आ जाती है ना कि जब लेडीज किसी भी महकमे में या शोबे में जाती है तो मुश्किलात उनसे वहीं से शुरू हो जाती है। उसी दिन से उनके साथ मुश्किलात शुरू हो जाती है। और फिर मैं तो ऐसे पाकिस्तान के ऐसे सूबे से हूँ कि जहाँ पे लेडीज को हर जगह पे, हर शोबे में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कल्चर के हवाले से भी कि पख्तूनख्वा के लोग ऐसे हैं कि अपने बहन बेटियों को जो है तो जॉब करने को मायूस समझते हैं। तो मैं ऐसे एरिया से हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, तो आज यहाँ पर आई हूँ पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए। यकीनन आप पाकिस्तान का फ़ख्र है। और मैं ये तो आपने बताया कि पाकिस्तान में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सूडान में आप मौजूद हैं, क्या वहाँ पर भी कोई मुश्किलात का आपको सामना है? देखिए, मुश्किलात तो जहाँ पे नई जगह पे आते हैं तो होती है, हर एक को होती है। यहाँ की मकामी जुबान जो है तो वो अरबिक है, तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। वो ट्रांसलेटर्स होते हैं, लेकिन हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है ना उनको समझने में। तो मेरा नहीं ख्याल, हर चीज सीखनी चाहिए, हर एक को सीखनी चाहिए। सही, यानी तो थोड़ा सीख रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें भी कामयाबी होगी। अच्छा साइमा, मुझे ये बताएं कि खानदान में इंशाल्लाह खानदान में कोई और पुलिस फोर्स में है, कोई खातून या फिर कोई मर्द हजरात में से कोई अगर पुलिस फोर्स में हो, या किसी को देख के आपको इंस्पिरेशन मिली कि अच्छा मैंने अब इस फील्ड में जाना, या पहली खातून है अपने खानदान में जिन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की? नहीं, मैं तो पहली खातून हूँ अपनी फैमिली की जो जॉब कर रही हूँ, फर्स्ट लेडी, और वो भी पुलिस वाली जॉब कर रही हूँ, पहली खातून हूँ। लेकिन मुझसे बाद में जो तो मेरे भाई भी थे पुलिस फोर्स में, वो शहीद हो गए थे। अच्छा। तो लेकिन उससे पहले मैं डरती थी। अच्छा, हम तो आप पर फख्र करते हैं, पूरी कौम आप पर फख्र करती है। थोड़ा सा घर वालों के बारे में बताइएगा, वो आपकी कामयाबियों से कितना खुश हैं, कितना फख्र महसूस करते हैं, और आपकी यकीनन बात होती रहती होगी, क्या कहते हैं आपको? जी, बात होती रहती है। वो मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा, मेरी बहनें, भाई सब फख्र करते हैं कि हमारे खानदान का नाम रोशन किया है, जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जो गई हो वहाँ पर। और खूब मेहनत करना, मुझे हिदायत करते रहते हैं, ठीक, मेहनत करना, दिल लगा के वहाँ पे खिदमत कर अंजाम देना।
और साइमा, ये बड़ी अच्छी बात है कि काबिल फ़ख्र है आप अपनी कौम के लिए, आप अपने घर वालों के लिए, मुल्क के लिए, इवन उस जगह के लिए जिस जगह से आपका ताल्लुक है, अपने सूबे के लिए। अच्छा, पहली खातून पुलिस ऑफिसर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के आप अमन मिशन में हिस्सा ले रही हैं। ये हिस्सा किस तरह से लिया जाता है? ये कोई ट्रेनिंग होती है, क्या चीज़ होती है? ये और भी ख़वातीन इसके अंदर शामिल होती हैं, सेलेक्ट किया जाता है? प्लीज़ ज़रा ये बताइएगा। बिल्कुल, ये मैंने 60 का एग्जाम पास किया है और ये जो है तो तमाम पूरे पाकिस्तान के लिए, क्या कि पूरे वर्ल्ड के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग आए हैं यहाँ पर और वो भी ये टेस्ट पास करके आए हैं, 7 क्वालिफाइड। पहले अपने सूबे से टेस्ट पास किए, फिर उसके बाद जो है तो ये कौमी सतह पे किए हम लोगों ने। अच्छा, पाकिस्तान यानी आल पाकिस्तान से फिर उनका मुकाबला हुआ ना, मुकाबला हुआ। अच्छा, मुकाबला यकीनन इस्लामाबाद सख्त मुकाबला होगा, तो इसमें हर सुबह शामिल है। मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि कितने पुलिस ऑफिसर्स में अपेयर होते हैं, कितना मुश्किल ये मुकाबला होता है जो आपने पास किया, उसके बाद आप इस अमन मिशन के लिए सूडान गई? जी, इसमें काफी हाई रैंक के ऑफिसर भी हैं, कांस्टेबल से लेके IGDIG तक ऑफिसर इसमें शामिल होते हैं और पाकिस्तान के हर जिले, हर सूबे से टेस्ट देते हैं और जिसमें वो क्वालिफाइड कर लेता है फिर उनको जो है तो भिजवाया जाता है इस तरह से मिशन से ड्यूटी पर अंजाम देने के लिए तमाम ममालिक से। यहाँ पे तंजानियन भी है, यहाँ पे जो है तो जॉर्डन से भी है, जिम्बाब्वे से भी हैं, अज़रबैजान से, ये तमाम ममालिक से यहाँ पे मौजूद। अच्छा, आप खवातीन को कोई छोटा सा मैसेज देना चाहती हैं, हमें बता दें। जी, मैं यही कहना चाहूँगी तमाम खवातीन को कि वो जो है तो किसी भी शोबे में जाएं, आगे बढ़े, बजाय इससे कि वो घरों में अपना टैलेंट वैसे ही जाया करें। अपनी तालीम इतनी की हुई है, बाहर निकले। हम भी जैसे अच्छे घरानों से आई हैं यहाँ पर और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ और मैं कहती हूँ घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं है। ये हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि भाई घबराना नहीं है। साइमा, बड़ी अच्छी बात कि हमने आखिर में घबराना नहीं है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद कर रही थी। यकीनन लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन गई हैं। आप आगे बढ़ते हैं, जरा वफाकी दारुल हुकूमत की बात कर ले, जहाँ पर निजी फलाही तंजीम के ताउन से रंगारंग मीना बाजार सज गया, जहाँ मुख्तलिफ किस्म की अशिया के स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। अच्छा, मुझे बड़ा शौक है शाहजेब मीना बाजार में, मैं कभी नहीं गई आज तक। मतलब आप ये रिपोर्ट देखें और इससे देखें कि वहाँ पर क्या क्या होता है, यहीं बैठ के एंजॉय करें ना, आपको जाने की जरूरत है ना आपको SOPs फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अरहम खान की रिपोर्ट हम यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं। बनीगाला में तस्वीरें कायनात के रंगों की बहार, 11 दुकानों का खास मीना बाजार जो सजा दिया गया है। यहाँ पर क्या कुछ है, आइए जानते हैं। ये है इस्लामाबाद का मुनफरिद मीना बाजार, जिसका नाम है शॉपर्स पैराडाइज। यहाँ दुकान भी खवातीन की और खरीदार भी, नया खरीदना हो या पुराना माल, सब कुछ बिकता है। कपड़े सीना सीखना हो तो ये सहूलत भी मौजूद है। क्यों है ना बेहतरीन पैकेज। शादी की खरीदारी करनी हो या मौसमी पहनावे लेना हो, जेवरात खरीदने हो या जूते, जब इतना कुछ मिले तो खवातीन खुश क्यों ना हो। कीमतें तो बहुत ज्यादा रीजनेबल हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आपको हर चीज एक ही जगह पे मिल जाएगी। जैसे कि अगर शादी से रिलेटेड अगर हमने कुछ सामान लेना होता है तो कुछ हमें बाजार जाना पड़ता है, डिफरेंट शॉप्स पे जाना पड़ता है, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। बट यहाँ पे ये फायदा है कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें A to Z चीज यहीं पे मिल जाती है, तो हमें झिझक महसूस नहीं होती। हम काफी देर भी अगर शॉप में रुक के कुछ देखना चाहते हैं तो हमें अजीब फील नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा एक शॉप पे रुक गया। आज़ाद माहौल में बैठ के कोई डर नहीं, कोई ये फिक्र नहीं हो रही थी कि यहाँ से कोई गुजर रहा है हमें गंदी नज़रों से देख रहा है या हुटिंग कर रहा है, तो वो एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि आप बड़े मजे से 4 घंटे भी बैठ जाते हैं। मुनफरिद अंदाज से कामयाब कारोबार के तजुर्बे पर दुकानदार भी मुतमईन हैं। मेरी यहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, तभी मैंने फिर यहाँ पे किया जब मुझे पता चला लेडीज़ का। अगर हम जेंट्स वगैरह के साथ कोई शॉप ओपन करते तो उसमें हमें एक आने जाने का प्रॉब्लम होता है। फिर दूसरा, अब जैसे अब यहाँ पे धूप वगैरह तो हम इजीली बाहर बैठ सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, खा भी रहे, तो इससे अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है, हो भी जाती है, हमारे प्रॉफिट वगैरह भी हो जाते हैं कि घर का सारा हमारा खर्चा वगैरह इजीली चल जाता है। पढ़े लिखे हों आप, आपके पास कॉन्फिडेंस हो, माइंड हो, तो आप अपना कमाएं अपना खाएं, इस वजह से मैं आई। और बाहर की निस्बत जाहिर है बेहतर है, हम लेडीज़ में बैठे हुए हैं और लेडीज़ ही कस्टमर हैं, लेडीज़ ही शॉपकीपर्स हैं या ओनर्स हैं, तो इसलिए बहुत फ़र्क है।
खुदा ना खासा किसी के साथ मिसहैप हो जाता है या किसी का कुछ भी ऐसा मसला है, तो बजाय इसके कि आप बैठ के इंतजार करें, रोएं अपनी तकदीर को, हमारे साथ मिलकर काम करें। फलाही इदारे की कारकुन इरम कहती हैं मीना बाजार लगाने का मकसद मौजूदा हालात में खवातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। कोरोना भी है, इतनी औरतें मुतासर हुई हैं, घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं, तो क्यों ना एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे सब आराम से, आपने देखा होगा माशाल्लाह एक फैमिली वाला माहौल है। हर औरत, हर बच्ची, हर लड़की जो इज्जत से रोजगार कमाना चाह रही है, शी इज़ वेलकम, एवरीथिंग अंडर वन रूफ फॉर फीमेल्स। औरत के इंटरेस्ट की यहाँ पे जिम है, यहाँ पे सैलून है, यहाँ पे बुटीक है, जहाँ पे स्टिचिंग के भी ऑर्डर्स लिए जाते हैं, कढ़ाई की भी एक शॉप यहाँ पे माशाल्लाह खुलने वाली है, और कैफ़े, खाने पीने का मज़े का। पहली बार ये कॉन्सेप्ट है कि ब्राइडल हमने रेंट के ऊपर डिजाइनर के खूबसूरत लाखों के जोड़े हर कोई नहीं बना सकता। इस मीना बाजार में खरीदारी के अलावा ब्यूटी सैलून्स और खवातीन के लिए जिम की सहूलत भी मौजूद है। खवातीन की जरूरतों और खुशियों के रंग में पौशी सरगर्मी, गरीबों की मदद और मुस्तहिकीन का ख्याल, इस बाजार की तो हर बात ही खास है। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। तो ये रिपोर्ट हमने देखी, मीना बाजार कितना खास है ये तो हमने देखा, लेकिन रस्म और रिवाज भी बहुत खास है ना। और हम अगर किसी रस्म रिवाज को आप शादी में नहीं उसकी उस तरीके से उसको फॉलो करते तो नाराज हो जाते हैं, नाराजगियां हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। और हमारी सकाफत है, मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ सकाफतें हैं, तो बिल्कुल पहचान है। पश्तून कौम की खूबसूरत सकाफतों में से एक मंगनी का वो रुमाल है, उस रुमाल की हम बात कर रहे हैं जिसके बिना मंगनी होने का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है, यानी कि वो रुमाल होगा तभी आपकी मंगनी हो सकेगी। तो ये एक कहानी है, और वो रुमाल कितना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस सकाफत में, ये हम कहानी सुन लेते हैं मुजीबुल्लाह की ज़बानी। पश्तून कबाइल अपनी सकाफत के एतबार से मालामाल है, जिनकी एक रिवायत मंगनी का रुमाल भी है, जिसे पश्तो में दसमाल कहा जाता है। पठानों में एक रस्म रिवाज है, इसके बगैर मंगनी होता नहीं है, पुराने ज़माने से आ रहा है। लोगों ने पुराने ज़माने में अगर मंगनी करता था फिर भी बोलता था एक सुई और धागा यानी स्तन उतार खामखा लाजमी चाहिए, ये रुमाल लाजमी है। मुख्तलिफ रंगों के रुमाल मोतियों, धागों और दीगर आराइशी अशिया के हसीन इम्तजाज से तैयार किए जाने वाले इस दसमाल को मंगनी के रस्म के मौके पर लड़की के घर से लड़के के घर वालों को पेश किया जाता है, जिसका मकसद रिश्ते की कबूलियत है। पश्तून जुबान की ये है कि वो मंगनी के लिए जो है ये रुमाल देते हैं, और रुमाल के बाद 3 फायर वो करते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि इस बच्ची की मंगनी हो गई है और इस बच्ची के लिए दोबारा कोई रिश्ता नहीं आएगा। रुमाल में 3 रंग यानी सबज, सफेद और सुर्ख रंग का शामिल होना लाजमी है। तारीखी पस मंजर के मुताबिक सबज रंग का मकसद जोड़े की जिंदगी में खुशहाली, सुर्ख रंग मोहब्बत कायम रहना और सफेद रंग खानदानों में अमन का पैगाम है। ग्रीन और सफेद लाजमी होना चाहिए, दो रुमाल। और तीसरा जो है ना लोग करता है, मतलब सुर्ख होता है, ग्रीन होता है, और मतलब 7 रुमाल होता है। इसका खास बात यह है कि लेस लाजमी इसमें इस्तेमाल होता है, मोती इस्तेमाल होता है, लवंग, लाच, इसमें वो चीज़ें इस्तेमाल होती है। मंगनी के इस रुमाल को घर में बाकायदा नुमाइश के लिए रखा जाता है, और लोग अपनी बसात के मुताबिक रुमाल पर टाफियाँ और फूल निचावर करते हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। जनाब, अगर पश्तून कबाइल में मंगनी करना है तो रुमाल लाना लाजमी है भाई। मैं लगाया हमने मरून लगाया है, सुर्ख नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज बड़ी लाजिम कर दी है, वो क्या है उसका जिक्र कर लेते हैं। सिंध हुकूमत ने मुनफरिद स्कीम का आगाज किया है, जिसमें फनकारों, अदीबों, मुसव्विरों को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। जनाब, अदीब, शायर और मुहक्किकीन के लिए साहिबे किताब होने की शर्त लाजिम है, जबकि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए 10 साल तजुर्बा और परफॉर्मेंस पर मिले हुए एजाजात दरख्वास्त के साथ शामिल करना जरूरी है। अच्छा, ये एक तरह से अच्छी खबर भी है, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा सा एतराज़ ये है कि जितनी कंडीशंस लगा दी गई हैं, तो जो हमारे अदीब हैं, जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग हैं, उनके लिए बड़े वो पाबंद हो जाएंगे अगर उनको। देखिए, अगर कोई साहिबे किताब है तो बिल्कुल वो, लेकिन देखिए 10 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए जो आर्ट्स के लोग हैं उनका। तो ये आप क्या कह रहे हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस? मतलब सबको इससे मुस्तफीद होना चाहिए। सीखने की कोई सरहद नहीं होती, और 10 साल बाद भी लोग सीखते रहते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सूबाई वजीर सकाफत सैयद सरदार अली शाह ने। सिंध को रिप्रेजेंट करे सकाफत के लिहाज से शामिल गुफ्तगू करते हैं। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का।
क्या ये स्कीम तमाम फनकारों के लिए है या कोई हदबंदी भी है कि अगर कोई आर्टिस्ट अच्छे पैसे कमा रहा है, उसने अच्छे पैसे बना रखे हैं, तो वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं होगा? जी हाँ, ये जो स्कीम है वो इनिशियली तो जितने भी फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी शोबे हैं, उन सब के जितने भी आर्टिस्ट हों, आर्टिजन्स हों, सदाकार, फनकार, मुसव्विर, मुजस्समा साज, खतात, सब के लिए है। सही। तो उसमें इनिशियली हमने ये रखा है कि 1000 लोगों को हम पहले फेज़ में हम लेंगे और उसमें थोड़ी आपको शराइत कड़ी लग रही हो कि थोड़ी सख्त शराइत है उसमें। उसका रीज़न एक ये है कि हमारे सिंध में जो बेशुमार हमारे आर्टिस्ट, शायर, अदीब, पोइट है, तो इनिशियली क्राइटेरिया सख्त रखने का मकसद ये है कि जो मुस्तहकीन हैं, सबसे ज़्यादा जो डिज़र्विंग हैं, जो 45 साल से 65 साल की एज ग्रुप के, उनको हम उसमें लाएं और जो पुअरेस्ट पुअर है उनको पहले हक मिले। वरना ये होगा कि नंबर बहुत थोड़ा है। मैं समझता हूँ कि अगर 5000 भी हम अनाउंस करते तो 5000 भी थोड़े रहते, क्योंकि माशाल्लाह से सिंध में फ़नून लतीफ़ा जो है दूसरे सूबों से सिंध में ज़्यादा है, लोगों का तादाद ज़्यादा है। तो इनिशियली ये कोई आखिरी नहीं है नंबर 1000, हम इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर इसको रिलैक्स करके पॉलिसी को 2000 तक जाएंगे, फिर 3000 तक जाएंगे। और उसमें हमने ये भी कहा हुआ है कि हम इसमें जो मुखैर हजरात हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनको भी अपील की है कि आप सदक़े जारिया के तौर पे अगर आप 5-10 फनकारों का अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे, इस पॉलिसी का हिस्सा होंगे, तो हम उनके बड़े के नाम पे, जिसके भी चाहें उसके नाम पे हम उसको एट्रीब्यूट करके, जैसे स्कॉलरशिप्स होती हैं इस तरह ये हम हेल्थ कार्ड इशू करवाएंगे। इसलिए इनिशियली 1000 कार्ड के लिए हमने ये क्राइटेरिया रखी है और आगे चल के एज भी रिलैक्स करेंगे और क्राइटेरिया में मुख्तलिफ शराइत जो है उनमें भी नरमी होगी। इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके लिए अच्छी खबर है, उनकी ज़रूरत है इस वक्त। इस लिहाज से भी सरदार साहब ये अच्छा है क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी हमारी फनकार बिरादरी में से ऐसे लोग हैं कि जब उनका अरूज ख़त्म हो जाता है तो वो हमें बेरोज़गार या ऐसी हालत में नज़र आता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता था कि एक टाइम पे ये इतने ज़बरदस्त, इतने आला नाम के फनकार थे और आज ये किस तरह की ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब में भी हमने ये चीज़ देखी है। इस स्कीम के लिए उम्र का भी तयन किया गया है या किसी भी उम्र का फनकार इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं? जी हाँ, इसमें 45 साल से इनिशियली 65 साल की एज ग्रुप को हमने फिक्स किया है। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर जितनी भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दूसरे दिल के या जो कल्ब के अमराज हैं, वो 45 से 65 साल की एज ग्रुप के बीच में डेवलप होते हैं और ये बड़ी वल्नरेबल एज है जिसमें हर बीमारी अटैक करती है। तो ज़्यादातर हमारे जितने फनकार हैं वो इस एज ग्रुप के हैं जिनको हेल्थ की पॉलिसी की या उनको इलाज की सहूलियात की ज़रूरत पेश आती है। तो हमने 45 से 65 साल इनिशियली रखा है और आगे चल के इस क्राइटेरिया को मज़ीद हम कम करके ले आएंगे, जैसे इस एज ग्रुप के मुस्तकीन को ये कार्ड इशू होने के बाद इसको और नरम करेंगे पॉलिसी को। ठीक है। अच्छा साथ कार्ड हासिल करने वाला जो फनकार है वो कितने रुपए तक का इलाज करा सकेगा, कोई लिमिट रखी गई है? जी हाँ, इसमें ये बड़ी अच्छी बात ये मैं आपको बताऊं कि हमने मुख्तलिफ इंश्योरेंस ग्रुप से जो है वो हमने उनके पैकेजेस लिए थे। इसमें जुबली इंश्योरेंस को हमने जो बोर्ड है, एंडोमेंट बोर्ड, उन्होंने फाइनल किया था, उसमें पाकिस्तान के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन तक उनको एक्सेस होगी और 3 लाख तक का इलाज वो करवा सकते हैं। 3 लाख रुपए तक का उनको कवर होगा और 3 लाख में आप समझते हैं कि दिल का बाईपास ऑपरेशन भी होता है और ब्रेन की सर्जरी भी होती है। जो बड़े बड़े जो मैं समझता हूँ सर्जरीज है वो 3 लाख में कवर होती हैं। सही। तो सरदार साहब, ये 3 लाख तक का उनको कवर होगा। 3 लाख तक का कवर होगा। अच्छा, फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? सॉरी, आपका मैं समझा नहीं सवाल। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जी, फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है, कब तक फॉर्म सबमिट करा सकते हैं? 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी है और उसमें कुछ मजीद हम उसमें कर भी सकते हैं तौसी, मगर देखते हैं कब तक कितनी एप्लीकेशंस मौसूल होती है, मगर 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट रखी है सबमिट करवाने की।
ठीक। अच्छा सरदार साहब, हम देख रहे हैं कि जब अब आप वजीर सकाफत सिंध हैं तो यहाँ पर बड़ा काम कर रहे हैं। जब आप के पास तालीम का कलमदान था तब हमने उसमें देखा कि तब वहाँ पर बड़ा काम था, बच्चों को आपने हुकूमती स्कूल्स में भेजा। क्या अब भी वो बच्चे वहीं पर तालीम हासिल कर रहे हैं? वो तालीम का सिलसिला अब भी वैसे ही जारी है या कोई ब्रेक आ गया है? नहीं जी, बिल्कुल। जो मेरे बच्चे तो उधर ही पढ़ रहे हैं और नेचुरली अब मैं तो एजुकेशन का मिनिस्टर नहीं हूँ। वो मेरी बात थी जब मैं आया तो ये मेरे फ़राइज़ में शामिल था। और इस वक्त भी सईद गनी साहब आए हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और डेफिनेटली इंशाल्लाह कोविड के बाद सिचुएशन बेहतर होगी तो हमारी जितनी रिफॉर्म्स की पॉलिसीज़ थी उनको वो कंटिन्यू करेंगे। तो सिलसिला तो वहीं चल रहा है। ठीक, और अल्लाह करे कि कोविड की सिचुएशन जल्द बेहतर हो जाए। सैयद सरदार अली शाह हमारे साथ मौजूद, जो बेहतरीन काम हो रहे हैं सकाफत के हवाले से, उनको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि सिंध में मुझे लगता है शाज़ेब एक अच्छी चीज़ है कि सकाफत में बड़े काम हो रहे हैं, सयाहत पे और सकाफत पे, और ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, तो ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक और अहम मामला है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुल्क भर में खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हम देख रहे हैं। फिर शायद बच्चियां हमारी इतनी मासूम हैं कि अगर कोई नौकरी का झांसा देता है तो वो समझती हैं कि वाकई सच कह रहे हैं और वो फिर चली जाती हैं उस राह पर। अब हमारी क्या बच्चियों की ट्रेनिंग ज़रूरी है या उन्हें ये सिखाना ज़रूरी है कि बेटा अगर कोई भी कॉल करके कहते हैं कि आज नौकरी मिल रही है तो जाना नहीं है? तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया समाजी कारकुन आलिया सारिम ने। आलिया आपा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, अल्लाह का करम। सबसे पहले इसी वाक़े का जिक्र कर लेते हैं। नौकरी का झांसा देकर बुलाना ये अब एक आम सी चीज़ हो गई, कोई पहला वाक़या नहीं। कश्मोर वाला हमारे जहन से तो जाने का नाम नहीं लेता। सही। अब क्या हमें अपनी बच्चियों की ट्रेनिंग उस तरीके से करने की ज़रूरत है कि बेटा अगर कोई कह रहा है कि ठीक है तुम्हें नौकरी मिलेगी, अपना शहर छोड़ के घर छोड़ के आ जाओ, ये नहीं करना? कुछ ऐसी चीज़ें अब हमें अपनी बच्चों की ट्रेनिंग में जिद्दत लाने की ज़रूरत है, आपको लगता है? ऐसे ही है। एक तो पहले नौकरियां की जाती थी स्कूल में और या डॉक्टर्स हुआ करती थी आमतौर से, तो बड़ी एक सेफ सी चीज़ हुआ करती थी। फिर पहले हुआ करता था कि माएँ या वालिद या कोई बड़ा स्कूल कॉलेज भी छोड़ने जाता था और नौकरी के लिए भी छोड़ने जाता था। और जो पहले दिन नौकरी के लिए जाते थे तो सारे घर वाले अटेंटिव होते थे। अब सब बिजी हैं, किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। तो मैं बच्चियों को सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हम बच्चियों पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। दो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है परफेक्शन। हमने बोझ इतना डाल दिया बच्चियों पे कि बच्चियां अपने परफेक्शन यानी 100% देना चाहती हैं, जबकि मैं चाहती हूं कि मेरी बच्चियां परफेक्शन के बजाय कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा तवज्जो दें। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने वर्स्ट कंडीशन में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, वर्स्ट कंडीशन को कैसे संभाल सकते हैं। कई मौके पे बच्ची हमारी इस वक्त तन्हा है तो हमारी बच्ची को तन्हा लड़ना और तन्हा जीतना आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस उसमें हमें डालना पड़ेगा। आप सॉरी मैं आपकी बात काट लूँ, बहुत सारे वालिदैन मैंने ऐसे देखे हैं कि उनसे पूछा जाए कि अच्छा आपकी बेटी रात को अकेली आती है, अच्छा आपकी बेटी रात की नौकरी करती है, वो कहते हैं कर लेगी, बड़ी बहादुर है। कुछ वालिदैन के कमेंट्स, ये करना गलत है? देखें, बात यह है कि जहाँ बात मजबूरी की आ जाए ना तो मैं एक स्टेटमेंट सबको नहीं दे सकती। अब जिसके घर में हालात ऐसे हैं कि बुरे हालात हैं, वहाँ की कुछ और ही कहानी होगी। लेकिन माँ बाप ऐसे नहीं कह सकते, उन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। हालात शायद आज से पहले कदरे बेहतर थे, अब हालात ज़्यादा बुरे हैं। बच्ची कर नहीं लेती, कई दफ़ा बच्ची बताती ही नहीं है कि बच्ची के साथ। एक और अहम पहलू है कि बच्चियां नहीं बताती। एक और अहम पहलू है जो मैं जिसको आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हम विक्टिम ब्लेमिंग भी की जाती है लेकिन हम कल्प्रिट का जिक्र नहीं करते। अगर यहाँ पर बच्चियाँ हिरासा हो रही हैं तो उनका बाहर इन्वायरमेंट इतना सेफ होना चाहिए कि वो बाहर ट्रैवल कर सके। हम ये तो कहते हैं कि बच्चियों को हम ये समझाएं कि आपने कैसे ट्रैवल करना है, कैसे बाहर जाना है, लेकिन आप नहीं समझती कि वालिदैन की ये भी जिम्मेदारी है कि बेटों को भी समझाएं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उन्होंने बाहर जाकर रिस्पेक्ट कैसे करनी है और किस तरीके से बाहर रहना, उनकी तरबियत भी ठीक करने की ज़रूरत है। आप ये समझती हैं? बेटे की तो पहले तरबियत ठीक करने की ज़रूरत है क्योंकि बेटा ही तो सरबराह है। और इस वक्त भी बेशक औरतों ने बहुत बड़ी बड़ी सीट संभाली हुई हैं, बट उसके बावजूद आज भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। आज भी बड़ी बड़ी सीट पर बॉसेस आम तौर से मेल हैं। और याद रखिएगा, अगर किसी भी इदारे का बॉस अच्छा है ना और किसी भी घर का सरबराह अच्छा है तो वहाँ बिगाड़ नहीं पैदा होता, या अगर बिगाड़ पैदा हो तो बहुत जल्दी बेहतरी आ जाती है। ये जितनी तबाहियाँ लग रही हैं इसमें ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीज़ें मुलव्विस होती हैं। जो हमारी बच्चियाँ हैं, चाहे मैं समझती हूँ ये अपने आप की अपनी ग्रोथ के लिए आगे जाती हैं, चाहे ये घर को पालने के लिए आगे जाती हैं, है तो इनका जायज़ हक।
इन्होंने अपनी जहनी सलाहियतों से ऐसा मुकाबला करके दिखाया है कि कई जगहों पर लड़कों को पीछे छोड़कर ही आ गए। इवन मैनेजमेंट की जो सीट्स हैं, जो पोस्ट हैं, उसमें भी ये बच्चियां अपने आप को बाय बर्थ, औरत के अंदर ये क्वालिटी है, बहुत अच्छी मैनेजर होती है, वो अपने आप को प्रूव कर लिया। किया, कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। अब इस वक्त मैं समझ रही हूँ कि हमारी बच्चियां बहुत आगे निकल सकती हैं। अब उनको जिस अंदाज में हिरासा किया जा रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए गलत है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए गलत है। और जैसे कि हम उनसे काम लेना चाह रहे हैं, क्या जिंदगी भर खेतों में भी हिरासा होती थी, हमने खेतों में से भी लाशें उठाई हैं, और खेतों के बाद जब हम शहरों में देख रहे हैं, तो शहरों में इतने बड़े बड़े शहरों में भी हम यही देख रहे हैं कि वही हैरेसमेंट है, और हैरेसमेंट ज्यादती तक आ जाती है। यही चीज मेंशन करना चाह रही, कराची जैसा शहर जहाँ पर लड़की को नौकरी का झांसा देके बुलाया जा रहा है, फिर लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वीडियो बनाई और मुलजिमान को गिरफ्तार कराया, इस पे क्या कहेंगे? अल्लाह करे कि फिर सज़ा भी हो मुलजिमान को, क्योंकि गिरफ्तारी तक तो बहुत सारे केसेस में देखती हूँ फिर सज़ा तक नहीं आते हैं। मैं तो कहती हूँ मुलजिम को पकड़ो तो तशहीर कर दो, सज़ा दो तो तशहीर कर दो। और बच्ची को मैं सिर्फ एक बात समझ जाऊँगी कि इस वक्त दुनिया बहुत इस तरह से चल रही है कि खुदारा अपने इमोशंस को जो है ना कंट्रोल में रखा करो, अपनी फीलिंग्स की तशहीर नहीं करो, उसकी कोई वर्थ नहीं है। ये दुनिया अगर आपको रोते हुए देख ले तो बहुत हमदर्द बन के आपका रोना सुनती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई दफ़ा हम अपने घर की मजबूरियाँ हमारी बच्चियाँ इसलिए बताती हैं दूसरे लोगों को, बेहतर नौकरी मिल जाएगी, बेहतर सैलरी मिल जाएगी, वो समझेंगे हम हमदर्दी कर रहे हैं। कोई भी इस वक्त हमदर्द नहीं है, हमदर्दी की आड़ में यही होता है। मेरिट की बात होगी, वैसे उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? फर्ज करें अगर कोई लड़की जा भी रही है और मेरिट पर जा रही है, उसके बावजूद भी उनको एहतियात तो करनी पड़ती है, तो आपके ख्याल में क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए एक इंटरव्यू से पहले, या अगर कोई बुलाता है उनको इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए, क्या वो पहले तहकीक कर लें कि जो जॉब इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं वो कंपनी कैसी है, क्या करते हैं, कौन बुला रहा है, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? पहले तो जॉब्स प्रॉपर अनाउंस हुआ करती थी, पूरी उनकी अखबार में सारी चीजें आती थी, फिर पूरी सीवीज बनती थी। अब तो अलग ही कहानी है, अब ऑनलाइन आ गया सब। ऑनलाइन तो आया है, लेकिन फोन पे भी तो आपको झांसा देते हैं ना। लेकिन अब सिफारिश, पीआर और किसी का पीछे होने के बगैर नौकरी नहीं मिलती। वो बच्चियां जिनके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, सिफारिश नहीं है, तो वो फिर इसी तरह नौकरियां ढूंढती हैं, अननोन लोगों पर भरोसा करती हैं, उनके भरोसे पे आगे जाती हैं। वो मजबूर हैं। आप नौकरियों को उस तरह से ओपन कीजिए जैसे उनको होना चाहिए, और ऑनलाइन किसी नौकरी पे इस तरह भरोसा ना करें जब तक उसको जाके एक्चुअल उसकी ग्राउंड रियलिटी ना जाने। एक एक चीज को, औरत के लिए सबसे नाजुक उसकी इज्जत है, उसकी नौकरी से भी ज्यादा ये जरूरी है। आप जाने से पहले उसके ऊपर पूरा होमवर्क करें, पूरा वर्कआउट करें, और कोशिश ये करें कि उन जगहों पर, स्पेशली मैं कहती हूँ जो खाली बिल्डिंग, खाली कमरे हैं, उन खाली कमरों में उस तरह से इंटरव्यूज के लिए या किसी मीटिंग के लिए आप नहीं जाइए। मैं औरत तो कहीं से कहीं भी देख लूं, फिजिकली औरत बहुत कमजोर है मर्द से। जहां ऐसे मर्दों को जो खराब हैं, जो बुरी नीयत के, जहां भी ऐसी जगह उन्हें मिलेगी जहां वो फिजिकली उसको कंट्रोल कर लें, याद रखिए बाद में रोती रहेगी वो बच्ची, वो औरत, लेकिन उस वक्त उसका वो पूरी जिंदगी का लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हम याबिया वाले केस की बात कर रहे हैं कि उसने हिम्मत की, जुर्रत दिखाई, वीडियो बनाई और उस मुलजिम को बेनकाब किया, पुलिस से भी करवाई। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने लड़ना है, आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ, और जो मुलजिमान ऐसी हरकतें करते हैं उनको एक्सपोज भी करना है। और ये अब आप इसको अपनी एक जिम्मेदारी समझ लें। आलिया आप हमारे साथ मौजूद थी। यकीनन वालिदैन या बच्चियाँ या वो बच्चियाँ जो नौकरी की ख्वाहिश दिल में रखती हैं, बड़ा कुछ सीखने का मौका उन्हें मिलेगा। अब हम एक ऐसे सेगमेंट की जानी बढ़ेंगे जहाँ पे आपको आपके घर के किचन से भी चीज़ें मिलती है और उन चीज़ों से सीखने का, अपने मसले हल करने का बड़ा मौका मिलता है। यानी कि इस सेगमेंट में हमारे साथ होता ये है कि जो हमारे कॉलर्स हैं वो भी हमारे साथ शामिल होते हैं, अपनी मुश्किलात का हमारे साथ जिक्र करते हैं कि जी बाल गिर रहे हैं या स्किन खुश्क हो रही है, क्योंकि सर्दियों में अमूमन ऐसा देखा जाता है। और जब सर्दियों में ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर हम ये भी देखते हैं कि इनके हल जो हैं हमारा पैनल बड़े ज़बरदस्त तरीके से बता रहा होता है, और आपके घर के किचन में हर वो चीज़ मिलती है जो कि आसानी से आप अपनी बीमारी को या अपने मसले को हल कर सकते हैं। आज हम जिस चीज़ को लेके बात करेंगे वो है किन्नू। मुझे तो बड़ा पसंद है। शाहजेब आपको पसंद है? मुझे ये मेरे ख्याल में सर्दियों में वाहिद फल है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं ज़रूर इसको लेके भी आता हूँ, मैं खाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि किन्नू के बारे में हम जानें कि किन्नू की क्या खसूसियात हैं, कितना फ़ायदेमंद है, और इसके अंदर कौन कौन से विटामिन हैं। तो हमारे साथ कौन है ये बताने के लिए? आपा मौजूद है, वन एंड ओनली बल्कीस आपा। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी प्यारी आप लग रही हैं। क्या किया आपने? समय में आपकी खूबसूरती का राज भी किन्नू खाना है कि इसके अंदर विटामिन सी होता है, और मैंने सुना कि खूबसूरती को भी एनहांस करता है। अच्छा, अब आप हमेशा कहते हैं कि अच्छा आप किन्नू खा रहे हैं, ये जूस पी रहे हैं, अपने चेहरे पे भी लगा लें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं, क्योंकि विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है,
तो हाई विटामिन सी की वजह से अगर आपकी स्किन क्रैकी हो रही है तो हील तो ये करेगा लेकिन आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इसमें फिर आप विटामिन ई मिला लें। अच्छा, विटामिन ई आप मिला लें इसके जूस में मिला। ठीक है, तो जनाब तमाम नाजरीन जो हमें देख रहे हैं वो कॉल कर सकते हैं और वो अपने मसले बता सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, तो जनाब कॉल कीजिए, अपने मसले बताएं, जल्दी से फोन उठाएं। बल्कि सापा हमारे साथ मौजूद है। आपा किन्नू के साथ आज हम क्या करने लगे? आज मैं आपको एक विटामिन सी जो सीरम वगैरह बनता है ना, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो फुल सोर्स है। अच्छा, सीरम किस चीज़ के लिए? ड्राई स्किन के लिए? ये अगर इस तरह बना के लगाएंगे तो ये आपकी अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उसको भी हील करने में मदद करेगी। पिगमेंटेशन है उसके लिए बहुत अच्छा है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सबको मिनिमाइज करने में आपकी मदद करेगी। ऐसा कोई जादू नहीं करेगा, लगाते ही एकदम से आप चेंज हो जाए। या हमेशा बात करते हैं कि देखिए कोई भी ऐसा टोटका जो कि आप घर में आजमा रहे हैं उसको आप एक हफ्ते तक एटलीस्ट अपनी स्किन पे बिल्कुल आपने ना ट्राई करना है। मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ बनाकर लाई हूँ। यार ऑरेंज जो पील होता है, ये जो कीनों के छिलके होते हैं ये भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फटीक है, नज़ला, जुकाम और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इसको उबाल के लौंग के साथ पी लीजिए, उससे भी फ़र्क पड़ता है। उबाल के लौंग के साथ? जी बिल्कुल। कीनों के छिलके बेहतरीन सोर्स है कहवे का, जिनको बहुत ज़्यादा थकावट रहती हो तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अभी मैं आपको सीरम बनाना बता रही हूँ। आपने लेना है, जूस लेना है तकरीबन 2 से 3 चम्मच। आप इसमें डालेंगे, अगर आप चाहें तो इसमें विटामिन ई के जो वो मिल जाते हैं, सॉफ्ट जेल मिल जाते हैं, आप वो डाल लें। ठीक है, कितने आप? 3 अदद। अच्छा, सही है। आप इसको स्क्विज करें इसमें। ठीक है, मैं भी कर रही हूँ। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चावल का आटे को भी मैंने बना दिया, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और दूसरा, अगर चावल नहीं, बाज़ लोगों को सूट करता है ना, देखिए आपकी स्किन पर है कि डिपेंड करता है आपकी स्किन पे कि आपकी स्किन को क्या सूट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर नहीं तो आप नारियल का पानी भी डाल सकते। चाहिए, खुल नहीं रहा है, कोई मसला नहीं। तो ये डालना है। और ये क्या है, 2 चीज़ें मैंने आपको बोली, या तो चावल का पानी या जो है नारियल का पानी। अच्छा, जब चावल का पानी बनाते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि चावल को आप भिगो दें। भिगोने के बाद उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करें। आपने उबालना नहीं है। जब आप ब्लेंड कर लेंगे तो उसका जो पानी है वो आपके काम आएगा। अच्छा, ठीक है, आपने इसको मिक्स कर लिया। इसमें ये भी इक्वल अमाउंट में करना है। यानी आपने चावल का पानी इसमें ऐड किया जी, विटामिन ई के आपने कैप्सूल्स इसमें ऐड किए और आपने ऑरेंज फ्रेश जूस किया। बस देखिए, ये आपका सीरम तैयार हो गया। ठीक है, ये लेकिन इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें 2 चीज़ें, इसमें ऑयल सोल्यूबल विटामिन भी आ गया और वाटर सोल्यूबल भी आ गया। अच्छा, तो दोनों को मिक्स करना है, ये याद रखिएगा। जब आपने जब भी लगाएं इसको मिक्स करें। और जैसे लगाने का तरीका ये नहीं कि आपने इतना सारा ही लगा लिया, इसको फ्रिज में रख लें, तकरीबन एक हफ्ते तक चल जाएगा। लगाने का तरीका सिर्फ इस तरह है, ड्रॉप में। ठीक है, ये देखिए 1 ड्रॉप, बस इसको आपने अच्छी तरह लगा लिया। ठीक है, तो ये तरीका है। अच्छा, यही तरीका फेस पे लगाना। हाँ, कीनों के छिलकों का भी जिक्र कर रही थी, तो आपने उसको उबाल के कहवे का जिक्र किया बनाने का। लोग इसको डायरेक्टली भी इस्तेमाल करते हैं चेहरे पे, स्किन पे। क्या ये तरीका ठीक है, इसको करना चाहिए? कीनों के छिलके सुखाकर, पीसकर, पाउडर बनाकर उपटन में डाला जाता है, वो भी सही तरीका है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। ये ऑयल कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो फिर इसके साथ दूसरी जो अज्जा मिलाए जाते हैं वो तो सही है, लेकिन अकेला आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, अकेले नहीं कर सकते भाई, ये ना करेंगे किन्नू खाले छिलका रख रहे मुंह में मलना शुरू करते हैं। कराची से सदफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदफ, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। सवाल ये है कि मेरा डॉक्टर बिल्किस तो पहले माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत फायदेमंद हैं और मैं परचेज भी कर चुकी हूँ बहुत सारी चीजें इनकी क्लिनिक से, बहुत ज्यादा फायदेमंद और बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो मुझे सवाल ये करना था इनसे कि हेलो जी सुन रहे हैं जी, मुझे सवाल इनसे ये करना है कि बताना भी था इनको कि भाई आपके यहाँ से जो मैंने चीजें ऑयल वगैरह परचेज किया वो तो बेस्ट एंड बेस्ट था, ठीक है। इसके अलावा आपके पेज से जब मैंने परचेज किया तो बिल्कुल वैसा नहीं था, वो जमा हुआ था, इंतहाई हार्ड था और बहुत सारी चीजें मैंने ली, लेकिन वो चीज मुझे नहीं मिली जो मैंने आपकी क्लिनिक से परचेज की थी। साहिबा बताइएगा उनके मसले का। अच्छा, इत्तेफाकन में चीजें अपने साथ, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था। मैं इतना FIA में कंप्लेन सब कुछ कर चुकी हूँ, फेक पेजेस बनते। जब आलिया भाभी बात कर रही थी तो मुझे अपना दुख भी याद आ रहा था। मैंने कहा किसी दिन मुझे उधर बिठाए और मुझसे पूछे कि मेरे नाम के साथ फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, फेक पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक देखिए ये फ्रॉड है,
अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे नाम पे पेज बनाकर जो है आप सही वाला लिंक भी बताइएगा लोगों को लाजमी कि सही लिंक क्या है जहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए हमने इन पे केस करना है, हमने ये चीज़ें मंगा ली हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो और ये फेक है, सही है। अच्छा, कोई इस पे ऐसा नंबर है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे लोग ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये फेक आइटम है या ये आपका जेन्युइन जो प्रोडक्ट्स हैं वो है? ये सारा फेक और जमा हुआ है, सारा जमा हुआ। मेरा इतना क्लियर कट होता है जो है ना, हाँ मेरा वो जो है ना सारी चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। और है ना इनके साथ आपको है ना इसका जो बॉक्स है वो भी नहीं मिलता, हमारा जिंजर ऑयल का तो बॉक्स है, आपको बताती हूँ। चलें, थैंक यू सो मच सदफ, आपने कॉल किया और मुझे बोलने का मौका मिला। ये ओरिजिनल है। चलें ये हम दिखा दें, कैमरा का जूम करके दिखाएं, ये ओरिजिनल है और ये दूसरा वाला फेक। हाँ ये देखिए, ये अब बड़ा ये जमा हुआ है। अच्छा, जो नेचुरलाइज का लोगो है उसमें भी उन्होंने ना जो फर्क कर दिया है। मेरी बहुत सारी प्रोडक्ट हमने जमा की हैं जो और ना ऑयल देखिए, हमारे ऑयल कभी भी आपको जमे हुए नहीं मिलेंगे, ये हमारे ऑयल हैं, सही है, ये हमारे ऑयल हैं। और ये आप फेक ऑयल जो खरीद रहे हैं ये है। तो आप उनको पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया जो ये काम कर रहे हैं? कोई आपने कंप्लेन की? कुछ भी मैंने इतनी कंप्लेन की है, मैं FIA वाले से कहती हूँ, इतनी मैंने कंप्लेन की, वो कहते हैं ये बंद कर दिया है, आपको ये आदमी दे रहे हैं, आपको इस तरह कर। मैं सीधी सीधी बात साफ कर रही हूँ। और फिर क्या किया उन्होंने कहा आपके इतने पेजेस बंद हो जाएंगे। एक साहिबा ने मुझे कहा मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, आप सिग्नेचर कर दीजिए, मैं आपका ये केस देखती रहूँगी। अच्छा। मैंने क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, मैंने कहा यार इसकी के एक सर्टेन पीरियड तक हम रख सकते हैं, उसके बाद कंप्लेन जो है उस पर प्लीज आप ये कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो भी उनसे, मैं अब यहाँ यही कहूंगी, हो सकता है कि वो भी उन्हीं मिली हुई हूँ। मैंने साइन कर दिया, फिर दोबारा उन्होंने कहा आपको रीकम्प्लेन करना पड़ेगा, दोबारा कंप्लेन करना प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिर दोबारा मैंने कंप्लेन किया, सब कुछ किया। अब ये है कि अगर समा मुझे टाइम दे तो मैं यहाँ पर रख के भी फेक और वो सारे पेजेस बता दूंगी, अपने पेज पे भी बताती रहती हूँ। एक और काम मैंने शुरू किया, मुझे लगता है कि शायद उस वजह से लोग मेरे नाम से फ़ायदा उठाते। मैं हमेशा कहती हूँ मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं वीडियो कॉल जो है एक प्रोसेस के बाद आप चाहें तो मुझसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। आपने जंप मार दिया, फोन नहीं है, वीडियो कॉल। फोन पे क्या बात करना, क्योंकि फोन पे भी ऐसा होता है कोई मुझे फोन करते हैं कि आप वॉइस नोट भेज दें, उसी वॉइस नोट को आपको भेज कर सकता है। तो सबका हल ये है कि मैं वीडियो कॉल पे अवेलेबल हूँ। एक प्रोसेस के बाद आप मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, हम टाइम मैनेज कर लेंगे ताकि जो नेचुरलाइज जो है बहुत चीजें जो है वो आवाम तक पहुंचे। आप वो कह देना, आप कहते हैं कि नकालों से होशियार रहिए, हमारी कोई और इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है। तो जनाब आपा की कोई ब्रांच नहीं है इसके अलावा, ये ओरिजिनल चीज जो 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चौथा डिस्ट्रीब्यूटर जो है नहीं है, सिर्फ 3 डिस्ट्रीब्यूटर है। मेरे पेज पे उनका होगा, मेरा पेज भी आपको पता है, वो भी अगर मुझे मौका मिला मैं चला दूंगी, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। मतलब कि थैंक यू सो मच जिसने कॉल किया ताकि लोगों को पता चल गया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नाजिया फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। फैसलाबाद में तो बड़ी सर्दी हो रही है, क्या सवाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, मुझे आपा से बात करनी है। जी करें। जी आपा जी, मेरी बेटी की उम्र 5 महीने है। जी जी 5 माह की हो गई है, लेकिन उसके सर की ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा, सर की क्या ग्रोथ नहीं हो रही बेटा? क्या बोला आपने, क्या बोला? जितना जब बच्चा पैदा होता है ना, हाँ, जितना उस वक्त उसका सर होता है ना बच्चे का, मेरी बेटी का 5 माह की हो गई है, लेकिन अब भी सर उतना ही है, उसका साइज उतना ही है। अच्छा बेटा, किसी भी बच्चों के डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लाजमी है। किस चीज़ की कमी है? कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, या कोई और मसला है? मैं यहाँ खड़े होकर उसका सर बड़ा नहीं कर सकती। माजरत के साथ मेरी बेटी, सीधा डॉक्टर के पास जाओ, इन्वेस्टिगेशन कराओ, फिर मैं हाजिर हूँ मेरे YouTube चैनल पे, मेरे Facebook पे। आप सारी जो अभी मैंने वीडियो का कहा, आप मुझे सारी रिपोर्ट्स भेजें, नेचुरोपैथी पे आपकी जो मदद होगी वो मैं कर सकूँ। जबरदस्त, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है कि पहले डॉक्टर्स के पास जाके डायग्नोज कराया जाए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ये मेरे ना ओरिजिनल वो हैं सारी चीजें, ये मेरे ओरिजिनल चीजें हैं। आप लोग नोट कर लें, इसमें सारे लिंक्स भी हैं, सारे नाम भी हैं, क्या क्या लिखा है इसमें दिखा दें तो फिर ये है। ऑफिशियल अकाउंट्स हैं ये, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर है और आपकी वेबसाइट है। अच्छा, कोई वीडियो कॉल अगर आपको कर रहा है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं, वीडियो कॉल के लिए एक प्रोसीजर होगा, मतलब ऐसा होगा तो फिर मैं पूरी जिंदगी से वीडियो कॉल पे रह सकती हूँ ना। तो अच्छा, ये देखें आप अपनी YouTube चैनल में बता देंगी कि वो क्या? हाँ, मैं YouTube चैनल पे भी बता दूंगी। ये हमारा जो है कस्टम जो
नंबर है जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 031-899-899। ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट करें 031-899-899। ये नंबर है भाई, इस पे कॉल करके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आप हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, होशियार रहें, खबरदार रहें। आपा का कोई और अकाउंट नहीं है, एक ओरिजिनल अकाउंट है जिससे वो चीजें जो है मंगवा सकते हैं। तो जनाब आज का प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हुआ और बहुत सारी बातें भी कर ली। एक पैगाम और इनके फवाइद हमने देख लिया और वो पैगाम आप दें हमेशा की तरह। मैं देती थी दोबारा से जी, घर से बिला जरूरत बाहर मत निकलें, मास्क लगाएं, समाजी फासले का ख्याल रखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो घर से एक बंदा बाहर जाओ, जब घर में आए तो डेटोल या फिर आप कुछ भी इस तरह की चीज इस्तेमाल करें और फिर घर के अंदर एंटर हो, बच्चों के पास फिर जाएं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।